नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है पूरे 6 और समय 9 आज के CHO स्पेशल सेशन का। और आज के CHO स्पेशल सेशन में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम डील करने वाले हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत। और शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। प्यारे दोस्तों, समय की एक खास बात है कि वो रुकता नहीं है। तो जैसे जैसे जो है टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे जो है एग्ज़ाम करीब आ रहा है। 19 फरवरी जो कि आपका CHO का एग्ज़ाम होना है, और उस एग्ज़ाम के लिए अब जो है समय जो है बहुत ज़्यादा कम हमारे पास में बचा है। 2 महीने से भी कम का समय है। तो इन टाइम के अंदर क्या क्रूशियल चीज़ें हैं जिनको पढ़ा जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनसे डील की जाए, ताकि इस एग्ज़ाम में हम बेहतर से बेहतरीन कर जाए। तो शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट CHO के लास्ट क्वेश्चन से रहने वाला है। एक एक करके तमाम क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और कुछ खास बातें जो है आज हम इस सेशन में डील करने वाले हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट सेशन में आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों, और वो क्वेश्चन था कि इन विच कम्युनिकेबल डिजीज द एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट इज पॉजिटिव। एसिड फास्ट बेसिलाई AFB इस टेस्ट को बोलते हैं प्यारे दोस्तों। टेस्ट का नाम है एसिड फास्ट बेसिलाई। और जैर्डन स्टेनिंग, ये 2 वर्ड आपने सुने होंगे। जैर्डन स्टेनिंग को बोलते हैं जिल नेल्सन स्टेनिंग। जैर्डन स्टेनिंग एक वर्ड है यहाँ पे। और दूसरा जो है एसिड फास्ट बेसिलाई। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा है जिसमें AFB टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है और कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करते हैं। पहला हमने आपसे पूछा था पोलियोमाइलाइटिस एंड टिटनस। प्यारे दोस्तों, पोलियोमाइलाइटिस जो बीमारी है ये पोलियो वायरस की वजह से होती है, और टिटनस नियोनेटरम एक बीमारी बच्चों में होती है, और टिटेनी एडल्ट में होती है जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई की वजह से होती है। तो ये तो दोनों ही जवाब यहाँ पे नहीं बनेंगे, जो एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं है। डिप्थीरिया और टिटनस, तो अगेन टिटनस इज नॉट ए एसिड फास्ट बेसिलाई। टिटनस जहाँ जहाँ वर्ड है वो प्यारे दोस्तों वैसे भी गलत है। आपको पता होना चाहिए कि बीमारियों के कौन सी कैटेगरी है और कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पोलियो बीमारी है तो ये कैसी बीमारी है, तो आपका जवाब होना चाहिए वायरल डिजीज है। कैसी बीमारी है? वायरल। और अगर आपको पूछे टिटनस कैसी बीमारी है, तो ये बैक्टीरियल है। प्यारे दोस्तों, ये कैसी है? बैक्टीरियल है। और डिप्थीरिया कैसी बीमारी है, तो ये भी प्यारे दोस्तों बैक्टीरियल है। डिप्थीरिया भी कैसी है? बैक्टीरियल है। पोलियो कैसी है? वायरल डिजीज है। और लेप्रोसी की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। लेप्रोसी भी कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। कौन सा बेसिलाई एसिड फास्ट बेसिलाई है? तो इसका हम सीधा सीधा समझ जाने दोस्तों, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ये एक एसिड फास्ट बेसिलाई है, जिसकी 2 मेन कैटेगरी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबरकुलाई तो करता है ट्यूबरकुलोसिस, और माइकोबैक्टीरियम लेप्री करता है लेप्रेसी, है ना। माइकोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलाई वाला तो करता है ट्यूबरकुलोसिस, और लेप्री जो है वो करता है लेप्रेसी। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्यारे दोस्तों। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और माइकोबैक्टीरियम लेप्री 2 बीमारी करते हैं। एक बीमारी का नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस और एक बीमारी का नाम है लेप्रेसी। याद रह जाएगा, आसान है। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है। A, B और C तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। इनके ट्रीटमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव दवाई जो है, एग्जाम में ये भी पूछी हुई है कि लेप्रेसी जो है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही है और TB में भी काम में लेते हैं, वो कौन सा है? तो जवाब लिखना प्यारे दोस्तों, रिफाम्पिसिन। इनके खिलाफ सबसे इफेक्टिव दवाई जो है उसका नाम है प्यारे दोस्तों रिफाम्पिसिन। एक और सवाल पूछा जाता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो मॉन्टॉक्स टेस्ट। हालांकि एक सेंसिटिव टेस्ट है, इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं और मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो स्पुटम कल्चर रहता है। अगर इसको कन्फर्म करना है, स्पुटम कल्चर वहाँ पे काम कराते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो इसको कंफर्म कराने का काम करता है TB को।
ये सभी बातें जो है वो एग्जाम में पूछी हुई है। प्यारे दोस्तों, ये जो लेप्रेसी है इसको मैंने ये भी बोला कि इसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं। कौन सी बीमारी कहते हैं? हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। और ये एक सोशल स्टिग्मा बनी हुई है बीमारी। लेकिन ये सब बातें एक एक करके आपको पूछेंगे, जिसमें सबसे खास पास बन गई कि एसिड फास्ट बेसिलाई जो है उसके रूप में कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो टीबी को ले लो और लेप्रेसी को ले लो, दोनों ही एसिड फास्ट बेसिलाई को लेके पॉजिटिव टेस्ट जो है वो एग्जाम में दिखाते हैं। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, इस सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा बिहेवियर रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है एक पर्सन के डेवलपिंग ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये जितने भी सवाल है ना दोस्तों, ये प्रीवियस सीएचओ के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हमने ये इवेल्युएशन किया है डिफरेंट टाइप के पेपर्स को देखते हुए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीएचओ के एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं, चाहे वो राजस्थान सीएचओ हो, चाहे एमपी सीएचओ हो, चाहे यूपी सीएचओ, चाहे पंजाब सीएचओ हो। हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार आते हैं और हमने उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तैयारी सब पे भारी हो और एक बेहतरीन तैयारी के साथ में आप जाओ, और अगर 100 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बस आपका सिलेक्शन तो रैंक के साथ में होना है। तो एक बार सभी लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ में जुड़ जाइए, और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए तुरंत लाइक बटन को प्रेस करें, और पूरे सेशन के अंदर पूरे उत्साहित होते हुए ऐसा कि आप सिलेक्शन के लिए ही बने हुए ऐसा दिखाने की जरूरत है यहाँ पे। तो इस सवाल ने उसी तरीके का पूछा आपसे प्यारे दोस्तों, कौन सा बिहेवियर है जो कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर रहेंगे, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर रहेंगे प्यारे दोस्तों, कंट्रीब्यूट करता है एक पर्सन के डेवलप होने में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दो बीमारियों के बारे में हम पढ़ते हैं। नॉन कम्युनिकेबल वो बीमारी होती है जो एक से दूसरे में स्प्रेड आउट नहीं होती है। हमने बोला दो तरह की बीमारी है, एक तो ये होता है कि कुछ बीमारी जो होती है उसमें तो कम्युनिकेट का पावर होता है, कम्युनिकेट करती है, एक से दूसरे में फैलती है। कुछ बीमारियां जो होती है वो नॉन कम्युनिकेट होती है। नॉन कम्युनिकेट मतलब ये एक से दूसरे में फैलने वाली नहीं होती है। आपको कम्युनिकेबल डिजीज का तो नहीं पूछा है, हालांकि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो नहीं होती है, पर ये क्रॉनिक डिजीज के रूप में वहाँ देखने को मिलती है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कौन सी है, इसका अगर पूछा जाए प्यारे दोस्तों, तो पहला है कौन से रिस्क फैक्टर है उसके, तो पहला है टोबैको यूज। एक इंडिविजुअल जो टोबैको का यूज करता है, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर इंडिविजुअल। टोबैको जो होता है वो क्या करेगा, वो डिफरेंट टाइप के लोगों में क्रॉनिक एलिमेंट करता है, और इसका मेन जो मेन जो इसका आउटकम है वो है कैंसर। अगर ओरल कैंसर हो तो भी टोबैको यूज से होता है, और किसी को लंग कैंसर हो वो भी टोबैको यूज से होता है, स्मोक से होता है। तो पहला जो मेन इसका आउटकम है, मेन इसका जो साइड इफेक्ट है टोबैको यूज का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, वो बीमारी होती है प्यारे दोस्तों कैंसर। क्या होती है? कैंसर, और स्पेशली ओरल कैंसर जो मेल के अंदर पाया जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, जी हाँ, टोबैको यूज जो होता है उससे तो कैंसर होता है, और अगर कोई इंडिविजुअल के अंदर फिजिकल इनस्टेबिलिटी है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर फिजिकल इनस्टेबिलिटी है, और इसको हम कह सकते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। क्या बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो अगर किसी में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो होती है वो कई सारी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां करती है, जिसमें कार्डियक डिजीज, कौन सी बीमारी है? कार्डियक डिजीज बहुत कॉमन है प्यारे दोस्तों। अगर किसी इंडिविजुअल की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो उसकी वजह से उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियक डिजीज में कौन सी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें दो बातें हम पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका एंजाइना, एक होता है आपका एमआई। एंजाइना जो है जिसको एमआई जो इसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, या इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी जो है आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाती है, आप में एंजाइना करा सकती है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आती है दोनों की दोनों, और इसके होने का कारण फिजिकल इनएक्टिविटी जिसको हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल कहते हैं वो हो सकता है। एक लिखा हुआ है हार्मफुल एल्कोहल कंजप्शन। एल्कोहल का कंजप्शन वैसे तो स्मॉल अमाउंट में ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन जब एल्कोहल का एब्यूज हो जाए कोई आदमी तो इसका कंजप्शन हार्मफुल होता है। एल्कोहल जो होता है
वो लीवर के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है। लीवर और पैनक्रियाज दोनों को गड़बड़ करने में अल्कोहल की महती भूमिका है। तो अल्कोहल जो है वो बॉडी के ऑर्गन को गड़बड़ करता है, लीवर सिरोसिस करा सकता है जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हार्ट अटैक कराता है, आपका फिजिकल इनएक्टिव होना, और आपका टोबैको यूज जो है वो कैंसर कराने का काम करता है। तो प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा कि जितने भी ऊपर दिए हुए रिस्क फैक्टर है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक बड़ा कारण बन सकते हैं। तो डी डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाँ, फिजिकल इनएक्टिविटी और कैंसर कराने वाले टोबैको सब्सटेंस और अल्कोहल कंजप्शन से लीवर पैनक्रियाज जो है उसका गड़बड़ हो सकता है, ऐसा हमने यहाँ पे समझा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े प्यारे दोस्तों। कंट्रीब्यूटिंग पूछा है फैक्टर जो कि कोज कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अभी हमने हार्ट की बीमारी की बात किया, और इस ग्लोबल के अंदर एक सवाल और बनता है, बड़ा फेमस है, इस ग्लोबल में हार्ट की बीमारी होने का मोस्ट कॉमन रीजन जो है, मतलब इस ग्लोबल में डेथ का मोस्ट कॉमन रीजन कौन सा है, तो उसका जवाब है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ डेथ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। तो यहाँ पे जो ये हार्ट है उसके बारे में ये बात बोली जा रही है कि हार्ट की बीमारियों में एक बड़ा कारण तो जहाँ फिजिकल इनएक्टिविटी, और भी कोई कारण रहता है क्या, तो ये अलग अलग यहाँ पे कारण दिए हुए हैं। पहला लिखा हुआ है जेनेटिक ओबेसिटी और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दूसरा है वाटर पोल्यूशन ओबेसिटी और डायबिटीज, तीसरा है जेनेटिक अल्कोहल एयर पोल्यूशन और डायबिटीज, और चौथा है जेनेटिक टोबैको अल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, सभी को अपना अपना जवाब लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। सवाल बड़ा सिंपल है, और इस सवाल ने क्या पूछा कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, मतलब आपको पूछा है रिस्क फैक्टर जो कि कोज करते हैं कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों को। हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं उनको कोज करने वाले रिस्क फैक्टर कौन से हैं। सभी लोग जवाब लिखे, कुछ लोगों का जवाब ए है, कुछ लोग डी जवाब लिख रहे हैं, बी और सी किसी ने नहीं दिया है, और कुछ लोगों ने अगरबत्ती लगाई है, कुछ ने वो भी अभी नहीं लगाई है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों, आपका विश्वास एक ही चीज़ से आ सकता है, आपके आंसर में विश्वास एक ही चीज़ से आ सकता है। हाँ, तो अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट रखें। मैं जब भी कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की बात करता हूँ तो 2 तरह के फैक्टर की बात करूंगा प्यारे दोस्तों। जब मैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करूंगा तो 2 तरह के फैक्टर की बात करूंगा। एक मैं कहूंगा कि वो रिस्क फैक्टर तो 2 तरह के होते हैं हमेशा ही। कुछ होते हैं जो रिस्क फैक्टर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। हमारे जो रिस्क फैक्टर है वो 2 तरह के हैं, एक तो होता है मॉडिफाइबल और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। 2 तरह के रिस्क फैक्टर है, एक रिस्क फैक्टर है मॉडिफाइबल और एक रिस्क फैक्टर होता है नॉन मॉडिफाइबल। क्या फर्क है प्यारे दोस्तों दोनों में। मॉडिफाइबल वो रिस्क फैक्टर है जिसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, वी कैन मॉडिफाई। जैसे अगर कोई आदमी जो है वो डायबिटीज है उसको, अगर किसी आदमी को हाइपरटेंशन है, अगर किसी आदमी को जो है स्मोकिंग का प्रॉब्लम है, स्मोकिंग, अगर कोई आदमी जो है वो टोबैको यूज कर रहा है, टोबैको, अगर कोई आदमी अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल, अगर किसी आदमी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर कोई ओबीज है, ओबेसिटी, अगर किसी में हाइपर लिपिडीमिया है, हाइपर लिपिडीमिया है या डिसलिपिडीमिया जिसको हम कहते हैं वो है, किसी को डायबिटीज है, देखो डायबिटीज और हाइपरटेंशन कैन कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को स्मोकिंग है, किसी को टोबैको यूज कर रहा है बहुत ज़्यादा, किसी को अल्कोहल है, किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, किसी को जो है ओबेसिटी है, किसी को लिपिड बढ़ा हुआ है। ये सभी ऐसे फैक्टर है प्यारे दोस्तों जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब जैसे मान लो मुझे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग इन दोनों बीमारियों को मॉडिफाई करके बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? पॉसिबिलिटी है कि मैं इनको कंट्रोल करके अपने आप को बचा सकता हूँ। स्मोकिंग है, टोबैको है, ये ऐसे फैक्टर है जो बंद किए जा सकते हैं, अल्कोहल वगैरह। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को मैं एक्टिव लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं रोज़ एक्सरसाइज कर सकता हूँ। और ओबेसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, ये सब चीज़ें जो है इनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। वो सभी फैक्टर जिनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है
उनको मैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के नाम से जानता हूं प्यारे दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। हमने बोला जब मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उनको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये वो रिस्क फैक्टर है जिनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाना। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल ये सब बढ़ जाते हैं। इनको हम इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल के नाम से जानते हैं। लिपिड का लेवल बढ़ जाने के नाम से जानते हैं। एक सवाल लिपिड का भी एग्जाम में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लिपिड की बात करते हैं तो एक में होता है सीरम कोलेस्ट्रॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल मतलब शरीर में फैट का ज़्यादा होना, और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का एक बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एक तो होता है सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो सीरम कोलेस्ट्रॉल। एक होता है सीरम ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का ही एक भाई है जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। एक होता है प्यारे दोस्तों एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल की अलग अलग वैरायटी है प्यारे दोस्तों। ये जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 150 से 200 mg/dl होता है। कहने का मतलब है ये 200 से कम होना चाहिए। कितने से कम होना चाहिए? 200 से कम होना चाहिए। ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये 150 से भी कम होना चाहिए। ये ऊपर वाला 200 से कम, ये 150 से। ये एलडीएल है ये 100 से भी कम होना चाहिए, 100 mg/dl। और ये एचडीएल जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ये 50 से ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए? 50 से। इसको तो हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। कैसा कोलेस्ट्रॉल? गुड कोलेस्ट्रॉल, याद रखना। इसको तो हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। कैसा कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल। तो एक तो होता है एलडीएल जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एक होता है एचडीएल जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल 50 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल 100 से कम होना चाहिए क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए और 200 से कम होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये ऐसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है प्यारे दोस्तों बॉडी में। आपको ये भी याद रखना है गुड कौन सा है, बैड कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। अभी यहाँ पे हमने बोला कि अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपरलिपिडीमिया है, तो उसको कौन सी रिस्क है? उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, पर ये मॉडिफाइबल है। आप इन कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, और एंटी लिपिड मेडिकेशन आती है। एंटी लिपिड मेडिकेशन क्या होती है? एंटी लिपिड ड्रग का मतलब होता है वो ड्रग जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और इन दवाइयों में स्टेटिन्स आती है, जैसे एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन। ये जितने भी स्टेटिन्स है ये लिपिड को कम करने वाले एजेंट होते हैं। जैसे एक ड्रग है जिसका नाम है एटोरवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन ये स्टेटिन है। एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन ये सब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने वाले एजेंट होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे दूसरे जो रिस्क फैक्टर होते हैं इनको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों जब मैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करता हूँ, एक तो मैंने किसकी बात की? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की। जब मैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करता हूँ तो इसमें कौन कौन से एजेंट्स आते हैं? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर ये आपके वो सारे रिस्क फैक्टर जिनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप अपनी उम्र को नहीं बदल सकते। आपको पता हो तो 70, 80, 90 साल की उम्र में जाके आपको हार्ट की बीमारी होती है, और नॉर्मली सभी को होती है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप जो है प्यारे दोस्तों अपने सेक्स को नहीं बदल सकते। मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की रिस्क ज़्यादा होती है फीमेल की तुलना में। तो मेल कह देगा नहीं नहीं भैया आज से मैं तो फीमेल बनूंगा, तो ऐसे नहीं बन सकते। अपने बॉडी की तासीर जो है वो आप थोड़ी बदल सकते हो। आप अपनी जेनेटिक्स, अपनी हेरिडिटी ये नहीं बदल सकते। आप एज नहीं बदल सकते। सेक्स, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, जेंडर ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, यू कैन नॉट मॉडिफाइड। तो सम फैक्टर आर मॉडिफाइड, इनको बदल सकते हैं, इनको नहीं बदल सकते। और इसी में से इस क्वेश्चन को पूछा गया था, आपको ये पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, मतलब रिस्क फैक्टर है जो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों को पैदा करने में रोल प्ले करते हैं। सभी लोग जवाब लिखिएगा। हाँ
बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब लिखे। पहला प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है जेनेटिक्स, ओबेसिटी और कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो ये जो बीमारियां हैं, ये ऑप्शंस है जेनेटिक, ओबेसिटी ठीक है, लेकिन ये जो प्यारे दोस्तों कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ही है, ये कोई कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड है, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज कोई कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है, ये तो खुद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ही है। जो ए ऑप्शन लिखा है ये तो खुद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। ये जो वाटर पोल्यूशन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये क्या लिखा हुआ है, एक जेनेटिक्स, एल्कोहल, एयर पोल्यूशन। तो ये वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन जो है, इससे सीधा हार्ट की बीमारी नहीं होती है। अगर वाटर पोल्यूशन है तो पेट खराब होगा, एयर पोल्यूशन है तो खांसी वांसी होगी, फेफड़े की दिक्कत पहले होगी, सीधा हार्ट की बीमारी नहीं होती है। डायरेक्ट फैक्टर नहीं होते हैं। डायरेक्ट फैक्टर क्या है, अभी हमने पढ़ा, एक तो जेनेटिक्स, तासीर, टोबैको, एल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सभी फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है और जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का कारण बनते हैं। अगर आपकी तासीर, आपका टोबैको का यूज होना, एल्कोहल का यूज करना, या आप फिजिकली इनएक्टिव है, आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की रिस्क सबसे ज़्यादा है। तो ये डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी बातें गलत है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वेरी इंटरेस्टिंग है। आपको एग्जाम में हर एक सवाल को याद रखना है, हर एक सवाल के ऊपर काम करना है। छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे होगी, जैसे ए और डी ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या बी और सी में, तो ये कंफ्यूजन दूर रखना है और साफ साफ सोचना है क्या बातें लिखी हुई है और किसका क्या आंसर होने की रिस्क है। मैंने पहले दिन से बताया आपको कि आपके इस एग्जाम में मार्क्स कम या ज़्यादा आने का एक ही रीज़न रहेगा कि आप छोटे सवालों पे काम कम कर पाएंगे। आप इन ट्रिकी क्वेश्चंस पे काम करें। ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो होगा तो सवाल बहुत लल्लू पंजू, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर पहले काम नहीं किया। इस CHO स्पेशल एग्जाम सेशन में हम रोज इसी चीज़ को समझाते हैं और इसी पे काम करते हैं। आप इनको जम के समझे, अच्छे से समझे और खुद के दिमाग को मॉडिफाई करें, तो आपका एग्जाम बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, अप्रोच बताइए, अप्रोच बताइए फॉर कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी। अगर किसी मरीज में कैंसर होने की रिस्क है और हम चाहते हैं कि हम कैंसर को प्रिवेंट कर लें, है ना, किसी में कैंसर होने की प्रॉब्लम है और हम अप्रोच कर रहे हैं ऐसा कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कैंसर को, तो प्रिवेंशन की पॉलिसी क्या है। ये ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद वाली पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैंसर को प्रिवेंट करने की पॉलिसी कौन सी है। पहला लिखा है प्यारे दोस्तों कि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ये जो है ये तरीका हमेशा ध्यान रखना कौन सा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का तरीका है। और ये सबसे अच्छी बात है, कैंसर के अंदर अगर आप कैंसर को जल्दी से डिटेक्ट कर लो, है ना, अर्ली प्रिवेंशन, अर्ली स्क्रीनिंग कर दो। स्क्रीनिंग और डिटेक्शन एक ही बात है, और ये अगर आप कर लो और उसका तुरंत ट्रीटमेंट कर लो तो कैंसर अपने एडवांस स्टेज में जाने से रुक जाएगा। कैंसर की सबसे खास बात होती है कि जितना जल्दी पकड़ में आ जाए और जितना जल्दी उसको रोक लो, तो कैंसर को आप स्प्रेडिंग होने से बचा के मरीज के कॉम्प्लिकेशंस बचा सकते हो। और एक बार कैंसर आपके हाथ से निकल गया तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आएगा। जैसे छोटा बच्चा होता ना, एक बार अपने घर वालों के हाथ से निकल जाता है तो फिर वो बच्चा कंट्रोल में नहीं आता है। कहने का मतलब है फिर उस बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल खत्म हो जाता है। वैसी कहानी प्यारे दोस्तों यहाँ पे कैंसर की है। कैंसर को भी आपको एक बार जो है अच्छे से वहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला कैंसर गड़बड़ कर देता है। पैलेटिव केयर जो होती है दोस्तों, वो पैलेटिव सर्जरीज होती है। पैलेटिव केयर जो है ये पैलेटिव सर्जरीज है जो कि बीमारी को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाने में मदद करती है। हम बात पढ़ते हैं पैलेटिव केयर के बारे में, तब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पैलेटिव सर्जरीज या पैलेटिव ट्रीटमेंट वो होता है जो किसी बीमारी को होने से मतलब आपके पास में क्यूरेटिव तरीके तो नहीं है, है ना। जैसे मान लो किसी को कैंसर हो गया, अब कैंसर हो गया तो आपके पास में उस बीमारी को पूरा ठीक करने का तरीका तो नहीं है, क्यूरेटिव केयर तो आपके पास में नहीं है। आप पूरा उसको डेफिनेटिव ट्रीट नहीं कर सकते। क्यूरेटिव तब होता है जब आपके पास में क्या होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है, तब आप क्यूरेटिव केयर दे सकते हो। लेकिन जब आपके पास में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, आप पूरा एकदम से जो है 100% क्योर नहीं कर सकते, तब आपकी अप्रोच हमेशा कौन सी रहेगी, पैलेटिव अप्रोच रहेगी।
और आप कुछ ऐसे तरीके काम में लेके और उसको ट्रीट करने का कोशिश करेंगे। तो ये सभी बातें कि आप कैंसर को जल्दी से डायग्नोस कर दो, उसको स्क्रीनिंग कर दो, उसको अर्ली ट्रीटमेंट कर दो। जैसे स्क्रीनिंग में बात करूँ ना, जैसे मान लो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर कराते हैं, क्या कराते हैं, पैप स्मीयर कराते हैं, या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए लेडी को कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, मेल को टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के नाम से हम जानते हैं। ये जो तरीके हैं, पैप स्मीयरिंग करना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना, ये सब मेथड स्क्रीनिंग के मेथड है जिससे हम जल्दी से कैंसर को पकड़ सकें और अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस फिर हम उसको ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच कर सकें। ये कैंसर के स्क्रीनिंग तरीके हैं। जल्दी डिटेक्ट कर लो, अर्ली ट्रीटमेंट कर लो और कुछ पैलेटिव केयर्स वहाँ पे दे दो। पैलेटिव केयर में प्यारे दोस्तों हमने बोला क्या क्या दिया जाता है। पैलेटिव केयर का मतलब होता है कि हमारे पास में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, क्योरेबल ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर हम पैलेटिव अप्रोच कर सकते हैं। तो अप्रोच वर्ड का मतलब होता है इलाज के लिए जाना। अप्रोच वर्ड का मतलब होता है जाना। किसके लिए जाना? कैंसर के प्रिवेंशन के लिए जाना। तो हम कैंसर के प्रिवेंशन के लिए जाते हैं तो क्या पॉलिसी लेके जाएंगे? ये पॉलिसी लेके जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है रसगुल्लो? मनीष भाई थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो। हताई जो है ना वो एग्जाम के बाद कर लेना, क्योंकि CHO को हताई शोभा नहीं देती है, याद रखना। इसलिए पहला बात मैं फिर बता देता हूँ कि कुछ लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं और हताई ज़्यादा कर रहे हैं। और आपको पता ही है मेरी तो पैनी नज़र है, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार से आज तक कोई नहीं बच पाया है। इसलिए नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए फिर बता रहे हैं हम कि हम वो हैं जिनका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही रहता है कि विद्यार्थी हित में काम करना। अगर मैं सुबह 6 बजे आप लोगों के सामने नहा धो के खड़ा हूँ तो इसका एक ही पर्पज है, और वह ये हमारे 1500 बच्चों की एनर्जी, ये जो आप लोगों की एनर्जी है, ये जो आप लोगों की संघर्ष के मैदान में डटने की हिमाकत और हिम्मत है, इसी को सलाम करते हुए हम यहाँ पे रोज पढ़ते हैं। हमारी हर बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जितने भी लोगों ने अभी तक अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं किया, इस सेशन से जोड़ा नहीं है, तुरंत अगरबत्ती लगाए, पूरे अप्रोच के साथ में जुड़े, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपकी कॉन्फिडेंस और आपके विश्वास पे ही टिका हुआ है। तो पूरे तरीके से, आसान तरीके से, एक लाजवाब तरीके से पूरे सेशन से जोड़ दीजिएगा। इस सवाल का जो जवाब है वो, और इसी तरीके के सवाल एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, आप इनको बिल्कुल सही करें, आप इन बातों को समझ पाएं, यह हमारी पहली प्रायोरिटी रहने वाली है इस एग्जाम को लेके। तो पूरा जोश और उत्साह दिखाए और अपने पाँव को थकने ना दे, अपनी हिम्मत को हारने ना दे, क्योंकि अभी तो हमने मापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमां बाकी है प्यारे दोस्तों। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन। तो यहाँ पे आपको आगे की तरफ मैं लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन के साथ में। मैंने अपनी अभी कैंसर के कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की। मैंने बोला अर्ली डिटेक्शन इसका सबसे अच्छा तरीका है। पैलेटिव केयर आप देके मरीज के दर्द से मुक्ति दिला सकते हो, मरीज को कैंसर को कंट्रोल कर सकते हो, मरीज के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो, ताकि मरीज एक क्वालिटी लाइफ को जी सके, मरीज दूसरों के अधीन ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन्फेक्शन बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कोज सर्वाइकल कैंसर। अब अगले कैंसर की तरफ प्यारे दोस्तों हम अगर देखें तो इस कैंसर का नाम है सर्वाइकल कैंसर। क्या? इस कैंसर का नाम है सर्वाइकल कैंसर। जब मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो सवाल ने पूछा है कि H पाइलोरी से होता है, या हेपेटाइटिस बी से होता है, या HPV से होता है, या दोस्तों HIV से होता है। बताइएगा, सभी लोग जवाब लिखिएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या आंसर होना चाहिए। हमने यहाँ पे बोला कि सर्वाइकल कैंसर जो है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है। H पाइलोरी का पूरा नाम होता है प्यारे दोस्तों हेलिकोबैक्टर। हेलीकॉप्टर नहीं, हेलिकोबैक्टर। कुछ लोग कह रहे सर हेलीकॉप्टर नहीं बे, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी, यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो किसका कारण बन सकता है? ये पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकता है। पेप्टिक अल्सर, ये गैस्ट्रिक अल्सर का कारण बन सकता है।
गैस्ट्रिक अल्सर। प्यारे दोस्तों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर बोल रहा हूँ मैं, हेलीकॉप्टर नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आज आपको गड़बड़ लग रहा होगा मेरा, है कि नहीं है? कुछ बच्चे जो रोज़ सुनते हैं उनको जरूर लग रहा होगा। इसका एक कारण है कि हमारी जो जीभ है उसके पीछे एक बड़ा सा छाला हो गया है। इसका कारण है कि वहाँ पे जो कल हमारा क्लास काफ़ी लंबा रहा है, लगातार बोलने की वजह से दांत जो है उसने ये काम कर दिया है। लेकिन हम तो फिर भी बोले जाएंगे क्योंकि उसी को ठीक होना पड़ेगा, हम चुप नहीं होने वाले हैं। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकता है। हेलिकोबैक्टर बोल रहे हैं हम, ये लिखा हुआ वही है, हेलीकॉप्टर नहीं है। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, ऐसा दो बीमारी ये कर सकता है। प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी की, तो ये एकमात्र डीएनए वायरस है। हमने बोला जितने भी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ये सब आरएनए वायरस होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी एकमात्र डीएनए वायरस है। प्यारे दोस्तों ये जो डीएनए वायरस है हेपेटाइटिस बी, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। और ये बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है सीरम हेपेटाइटिस। दोस्तों एचआईवी जो होता है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और ये एड्स का कारण बन सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको हम एड्स के नाम से जानते हैं। और एड्स जो है ये भी एक खतरनाक बीमारी है जो आपके बॉडी के इम्यून पावर को, याद रखना, आपके बॉडी के इम्यून पावर को थोड़ा कमजोर कर देते हैं। तो ये एड्स जो है वो एचआईवी वायरस की वजह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने किसके बारे में पूछा? सर्वाइकल कैंसर के बारे में। और जब प्यारे दोस्तों हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो एचपीवी, इसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कौन सा वायरस? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ये सर्वाइकल कैंसर का पॉजिटिव एजेंट है। इसके प्रिवेंशन के लिए हम एचपीवी का वैक्सीन भी लगाते हैं, याद रह जाएगा आपको। हाँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी। हाँ, अगर CD4 सेल काउंट इसमें चेक करते हैं प्यारे दोस्तों एड्स में, और अगर ये 200 से कम हो जाए तो एचआईवी एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो वायरस होता है एचआईवी वायरस, ये CD4 सेल का जो काउंट है इस काउंट को कम करता है। क्या करता है? इसके काउंट को कम करता है। और जब ये लेस देन 200 हो जाए, कितना हो जाए? लेस देन 200 हो जाए, तो मरीज जो है उसके अंदर क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। प्यारे दोस्तों इस पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें एक रीजन जो है वो है एक बैक्टीरिया, और जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है एच पाइलोरी इसका नाम है, याद रह जाएगा, आसान है। चलिए, तो यहाँ पे एचपीवी की हमने बात की, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की। अभी एक वर्ड आया था पैलेटिव केयर, तो सवाल पूछा गया हुआ एग्जाम में कि पैलेटिव केयर का क्या मतलब है। जवाब लिखिएगा दोस्तों। पैलेटिव केयर का क्या मतलब है? हाँ, एचआईवी में लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किसी भी मरीज का इम्यून पावर अगर कमजोर है तो कौन सा वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? लाइव वैक्सीन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज में। सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए यहां पे? पैलेटिव केयर इज एन अप्रोच टू क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट विद टर्मिनल कैंसर, is an approach to improve quality of life of patient and their family who are facing life treatment illness, is an approach to reduce mortality and morbidity of country, is an approach to reduce cost of treatment। 4 ऑप्शन है और पैलेटिव का मतलब आपको यहाँ पे बताना है प्यारे दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि इस पैलेटिव का क्या मतलब है। सभी लोगों को अपने अपने तरीके से जवाब लिखना है। वैसे मेरे हिसाब से ये जवाब कोई नहीं देगा कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, एक ऐसी अप्रोच है जिससे हम कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम करना चाहते हैं। जब भी कोई मरीज पैलेटिव केयर के बारे में चला जाता है, इसका मतलब उसको ऐसी बीमारी है जिसका क्योर पॉसिबल नहीं है। प्यारे दोस्तों, हमें कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली आदमी हैं। अगरबत्ती बनती है कि नहीं बनती है? एक बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ मैं लाइफ में, कि अगर आप हेल्दी है, आप स्वस्थ है और आप तंदुरुस्त है, तो इससे बड़ी बढ़िया बात आपके लिए ज़िंदगी में कुछ हो सकती है क्या? नहीं। तो
तो इसके लिए आपकी लाइफ में एक अगरबत्ती जो है राजा रामचंद्र के नाम की बनती है। लेकिन याद रखना, कुछ ऐसे लोग भी है जिनकी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज भी नहीं है, फिर भी वो लाइफ को बड़े एंजॉय के साथ में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लाइफ जीना आ गया। उन्हें पता है कि इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है कि नहीं है? तो ऐसे मरीज भी जीते हैं और उसका कारण है वो पैलेटिव केयर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो अप्रोच नहीं रहेगा। एक अप्रोच यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, इज एन अप्रोच टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। किसी कंट्री की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी पैलेटिव केयर से इंप्रूव नहीं होगी। पैलेटिव केयर तो उल्टा किसी भी देश के इंडिविजुअल को जीवन को थोड़ा अच्छा बनाना है, ये मौत को थोड़ी रोक सकता है या मॉर्बिडिटी को नहीं रोक सकता। तो ये अप्रोच जो है वो पैलेटिव केयर की अप्रोच नहीं है। अगर आप किसी देश में मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी को रोकना चाहते हो तो आपको प्रिवेंटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। याद रखो दोस्तों, ये तो टर्मिनल केयर है, ये टर्सरी में आती है। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी या प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है वो किसी देश की मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जो टर्सरी केयर है वो मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी को कम करने में उनका रोल नहीं होता है, और पैलेटिव केयर टर्सरी केयर में आती है। याद रखना, जब हम पैलेटिव केयर की बात करते हैं तो ये किस में आती है? टर्सरी केयर में आती है, टर्सरी केयर में। अब दो ऑप्शन यहाँ पे आपके बचे हैं। एक तो कह रहा है कि एक ऐसी अप्रोच है जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाती है मरीज को जो टर्मिनल कैंसर का होता है। ये एक सीधा सवाल है जिसमें इसने क्या बोला, इसने सीधा एक ही बीमारी का नाम लिया और सिर्फ मरीज को केयर दिया जाता है ऐसा इसने लिखा, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि पैलेटिव केयर सिर्फ कैंसर के मरीजों के लिए है ऐसा नहीं है, ये HIV के मरीजों के लिए भी हो सकता है, ये बाकी किसी क्रॉनिक एलिमेंट लीवर सिरोसिस, लीवर कार्सिनोमा के मरीजों के लिए भी हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ कैंसर के लिए है ऐसा नहीं है। एक अप्रोच है जो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ और उन मरीजों के अंदर और उनके परिवार के अंदर जो कि सफ़र कर रहे हैं किसी भी लाइफ ट्रीटमेंट इलनेस से, किसी ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं जो लाइफ के लिए खतरनाक है और उसका ज़िंदगी भर इलाज लेना पड़ेगा। जब तक मरीज जिएगा तब तक उसको इलाज लेना पड़ेगा। ऐसे मरीजों में क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज और उसके पेरेंट्स जो रहते हैं हर बीमारी के लिए अप्रोच होगा, उस बीमारी के लिए जो कंटिन्यूस रहेगा और क्रॉनिक एलिमेंट है और ये लाइफ के लिए खतरनाक एलिमेंट है। मतलब एक ऐसी बीमारी का इलाज यहाँ पे लिया जा रहा है, इस बीमारी को ट्रीट किया जा रहा है जिसका फेसिंग जो है फैमिली और फैमिली के मेंबर कर रहे हैं और ये लाइफ के लिए डेंजर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, ए नहीं बनेगा। आप कहोगे सर ए क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने बोला वो एक ही बीमारी के बारे में बोला है, जबकि जो बी आंसर है ये सभी बीमारियों पे लागू होता है। तो पैलिएटिव केयर सिर्फ कैंसर में ही देते हैं ऐसा नहीं है, इसलिए ए गलत है। याद रह जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ब्रैकीथेरेपी जो है इज रेफर्स टू गिविंग एंटी कैंसरस ड्रग थ्रू इंट्रावेनस रूट, प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल inside the body, passing radioactive rays in the body और none of these। कैंसर जो है दोस्तों बेनाइन और मैलिग्नेंट दो तरह के जो कैंसर होते हैं। जब मैं कैंसर के इलाज की बात करता हूँ, कैंसर जो एक तो हो सकता है बेनाइन, कैंसर को हम नियोप्लेजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियोप्लेजिया। यहाँ पे नियो वर्ड का मतलब होता है न्यू और प्लेजिया वर्ड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों ग्रोथ। तो नया ग्रोथ, नियोप्लेजिया न्यू ग्रोथ या कैंसर के नाम से हम जानते हैं। किसी भी मरीज की बॉडी में जब कोई नई ग्रोथ हो जाए, नया ग्रोथ हो जाए तो उसको हम कैंसर बोलते हैं, इसको नियोप्लेजिया भी बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों जब मैं नियोप्लेजिया कैंसर की बात करूं, नई ग्रोथ की बात करूं, तो ये दो तरह का हो सकता है। हमने बोला कैंसर एक तो बेनाइन हो सकता है, क्या हो सकता है? बेनाइन। और दूसरा ये मैलिग्नेंट हो सकता है, मैलिग्नेंट। कैंसर एक तो क्या हो सकता है? बेनाइन, और क्या हो सकता है? मैलिग्नेंट। बेनाइन कैंसर वो होता है जो लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मतलब जो ट्यूमर है वो किसी जगह पे बनता है और वो वहीं पे रहता है, तब उसको बेनाइन कैंसर बोलते हैं। और मैलिग्नेंट कैंसर वो होता है प्यारे दोस्तों जो बना और बन के स्प्रेडिंग हुआ एक ऑर्गन से दूसरे में या बॉडी में कहीं पे जाया, तो ये जो हुआ ये मैलिग्नेंट कैंसर कहलाता है। तो एक कैंसर होता है बेनाइन, एक कैंसर होता है मैलिग्नेंट।
प्यारे दोस्तों, जब मैं इन कैंसर का इलाज करता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है बेसिकली। एक तो मेरे पास में है सर्जरी, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन है, और अगर हो सके तो हम 100% पहले ऑप्शन के रूप में इसको लेते हैं और कैंसर को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो सर्जरी एक अच्छा इलाज है मेरे पास में। लेकिन कई मरीज होते हैं जिनमें डायरेक्ट सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तब उनमें हम जो है आरटी और जो है सीटी देते हैं। तो यहाँ पे मरीज में हम कीमोथेरेपी देते हैं। कौन सी थेरेपी देते हैं? कीमोथेरेपी देते हैं। यहाँ पे हम मरीज के अंदर जो है रेडियोथेरेपी देते हैं। कौन सी थेरेपी देते हैं? रेडियोथेरेपी। याद रखना, कैंसर के 3 इलाज के ऑप्शन हो गए। एक तो हम मरीज में क्या कर सकते हैं? सर्जरी। एक मरीज को क्या देते हैं? रेडियोथेरेपी। एक मरीज को क्या देते हैं? कीमोथेरेपी। प्यारे दोस्तों, जब आप कीमोथेरेपी वर्ड यूज करते हैं और कीमोथेरेपी देते हैं, तो कीमोथेरेपी के अंदर आप कैंसर का इलाज करते हैं किसके थ्रू? ड्रग्स के थ्रू। एंटी कैंसर ड्रग काम में लेते हैं, है ना। और ड्रग के थ्रू जब आप कैंसर का इलाज करते हैं, तब इस थेरेपी को हमने नाम देना है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी कैंसर का वो इलाज है जिसमें हम एंटी कैंसरस ड्रग जो है वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, गिविंग एंटी कैंसर ड्रग थ्रू इंट्रावीनस रूट, ये कीमोथेरेपी के लिए है वर्ड। किसके लिए है? कीमोथेरेपी के लिए। क्योंकि मैंने बताया कीमोथेरेपी में हम एंटी कैंसरस ड्रग जो है वो इलाज के रूप में काम में लेते हैं। तो ये पहला तो कीमोथेरेपी के लिए है। दूसरा, रेडियोथेरेपी जो होती है वो 2 तरह की होती है प्यारे दोस्तों। एक होती है ब्रेकीथेरेपी और एक होती है टेलीथेरेपी। जब मैं रेडियोथेरेपी की बात करता हूँ तो ये 2 तरह की होती है। एक को मैं बोलता हूँ ब्रेकीथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी, और एक मैं बोलता हूँ टेलीथेरेपी, टेलीथेरेपी। ये 2 तरीके हैं रेडियोथेरेपी वाले ट्रीटमेंट के। एक को मैं क्या बोलता हूँ? ब्रेकीथेरेपी। एक को क्या बोलता हूँ? टेलीथेरेपी। ये जो ब्रेकीथेरेपी होती है दोस्तों, इसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको बॉडी के अंदर रखते हैं, इनसाइड। ब्रेकीथेरेपी में हमेशा जो सब्सटेंस होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसको पुट किया जाता है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। और टेलीथेरेपी में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको रखा जाता है आउटसाइड द बॉडी, बाहर से। बाहर से हम जब रेडिएशन एक्सपोज करते हैं तब तो ये टेलीथेरेपी है, और जब बॉडी के अंदर रख देते हैं उस सब्सटेंस को तब ये ब्रेकीथेरेपी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रोसीजर हम काम में लेते हैं और प्रोसीजर के थ्रू हम प्लेस करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी। तो हम अगर बॉडी के अंदर रख देंगे तो उसको ब्रेकीथेरेपी ही कहेंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अगर आप पास कर रहे हो रेडियो एक्टिव रेज को इन द बॉडी, तब ये टेलीथेरेपी कहलाती है। यहाँ पे जवाब टेलीथेरेपी नहीं है और न कीमोथेरेपी है। इनसाइड द बॉडी की बात हुई है तो ये ब्रेकीथेरेपी है, ये आउटसाइड की तरफ रहेगा, तब हम इसको टेलीथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो सी आंसर भी यहाँ पे नहीं बना है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कैंसर में अलग अलग काम में लिए जाते हैं। जैसे आयोडीन 131 एक थायराइड के कैंसर में आप काम में ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पे ब्रेकीथेरेपी, टेलीथेरेपी और कीमोथेरेपी, इन वर्ड में आपको डिफ्रेंशिएशन समझना है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि तीनों का बेसिक मतलब क्या होता है। ब्रेकी किसको बोलते हैं, टेली किसको बोलते हैं, रेडियोथेरेपी किसको बोलते हैं, और कीमोथेरेपी का क्या मतलब है। कैंसर के इलाज के हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस है। अगला क्वेश्चन, हाँ, कीमोथेरेपी जो होता है उसमें ड्रग्स काम में लेते हैं, रेडिएशन में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। डायरेक्ट आया हुआ सवाल है, नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम जो है इंडिया में सबसे पहले कौन से साल में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम इंडिया के अंदर, नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। 1947 में इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था, है ना। इसको हम जो है आज़ाद भारत बोला हमने, आज़ाद भारत 47 है। 47 में इंडिया फ्रीडम मिली हमें, आज़ाद भारत 1947 है कि नहीं है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। छोटी क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा, अब धीरे धीरे भूल भी गए होंगे कि अच्छा ऐसा है क्या, देश आज़ाद हुआ था क्या। हाँ, आज़ाद हुआ था।
अच्छा, हम गुलाम थे क्या? बिल्कुल थे। और 1952 के अंदर हमने नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो 1952 यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्यारे दोस्तों, बी ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1980 के अंदर स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स, इस स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हुआ था। ग्लोबल इरेडिकेशन जो है स्मॉल पॉक्स का, ग्लोबल इरेडिकेशन जो है स्मॉल पॉक्स का, ये यहाँ पे देखने को मिला 1980 के अंदर। एक ऐसी बीमारी है जो इरेडिकेट हो गई, वो कौन सी है प्यारे दोस्तों? स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहला आंसर ए 1952 करेक्ट बनेगा। याद रह जाएगा क्या है और क्यों है। हाँ, ये मलेरिया के लिए 1953 में मलेरिया के लिए इंतजाम किया, मलेरिया को कंट्रोल करने का मामला स्टार्ट किया गया। इसको हम बोलते हैं नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? नेशनल मलेरिया। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आए लेटर ऑन, लेकिन पहले नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है, ये भाई साहब यहीं पे स्टार्ट हुए थे। 52 में फैमिली कंट्रोल की और फिर हमने मलेरिया को कंट्रोल किया, फैमिली का वेलफेयर शुरू किया 52 में। 1980 में स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और 47 में क्या हुआ? 47 में क्या हुआ? 47 में हमने प्यारे दोस्तों हमारे देश को आज़ाद करवा दिया अंग्रेजों के। हाँ, अगला सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेलरेटेड द प्रोग्रेशन ऑफ विच बीमारी? सभी लोग जवाब लिखे। सभी लोग जवाब लिखे और अपना अपना जवाब लिखे। हाँ, RNTCP बिल्कुल 1907, लेकिन अभी RNTCP जवाब नहीं देना है, अभी तो इसको जवाब देना है आपको, है ना। RNTCP जो है उसका जवाब अभी नहीं देना है प्यारे दोस्त। देखो सवाल को ढंग से पढ़ना, क्या करवा रहे हो, क्या हुआ है, क्या पूछा है। सवाल ने ये पूछा है कि ट्यूबरकुलोसिस एक्सेलरेटेड द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस जो होती है ना, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेटेड द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिजीज, ऐसा सवाल ने पूछा है। पहला है अस्थमा, दूसरा है HIV, तीसरा रूबियोला, चौथा है लेप्रोसी। लेप्रोसी भी है ऑप्शन में, ध्यान रखना, ऑप्शन में लेप्रोसी भी है और ऑप्शन में बाकी भी है। सोच के जवाब लिखो। जिनको जवाब को पढ़ने या समझने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, एक लाइक बटन है, अगरबत्ती है, उसको लगाओ और विश्वास को अर्जित करो। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ सभी लोगों को, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि एक बेहतरीन कहावत है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। आप कहोगे कि सर हमें क्यों कहते हैं ये? क्योंकि ये बात ही आपको सफल बनाएगी और मेरा काम है आपको सफल बनाना, क्योंकि उस पिता की फिक्र को फक्र में जो बदलना है, और उसको बदलने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, जितना भी जुनूनी बनना पड़ेगा हम बनेंगे। तो चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अकरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश, आपकी अगर तर्कस में कोशिश वाला बाण है ना दोस्तों, आपको कोई असफल नहीं बना सकता। तो यहाँ पे जो रसगुल्ले है वो सवाल को लेके ही कंफ्यूज है, और कुछ को तो हिंदी चाहिए, हिंदी, है ना। ऐसी हिंदी देंगे ना हम तो आपके बिंदी ना लग जाए तो हमें बताना, क्योंकि हिंदी तो बहुत ही खतरनाक भाषा है। मैं फिर बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे और हिंदी में सवाल को समझेंगे? मैं फिर बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, CHO के पेपर में हम दोनों तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, लेकिन हिंदी इंग्लिश से भी खतरनाक है, ये हम प्रूव करा चुके हैं कई बार आपको, और आगे भी हम प्रूव कराएंगे आपको। इसलिए हिंदी की प्रैक्टिस तो और ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को, उस पर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मैदान छोड़ के भाग जाओगे आप, संघर्ष वाला है कि नहीं है। तो मैदान नहीं छोड़ना है। अगले क्वेश्चन के साथ में, ट्यूबरकुलोसिस जो है एक्सिलरेट्स, मतलब बढ़ावा देता है ट्यूबरकुलोसिस को, द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिजीज, इनमें से कौन सी बीमारी अगर प्रोग्रेस करती है तो मरीज को TB के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।
HIV, याद रखना HIV जब प्रोग्रेस करता है, याद रखना HIV जब प्रोग्रेस करता है तो किसी मरीज को टीबी होने की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि HIV जो है वो इम्यूनिटी को क्या करता है, कमजोर। HIV किसको कमजोर करता है, इम्यूनिटी को। और जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो ओपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, याद रखना ट्यूबरकुलोसिस एक ओपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ट्यूबरकुलोसिस उस भेड़िए की तरह है जो इंतजार कर रहा था कि शेर कब शिकार को छोड़ के जाए, और जैसे ही शिकार को छोड़ा जाता है भेड़िया टूट पड़ता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। और जब किसी को HIV होता है तो HIV के प्रोग्रेस के रूप में मरीज को टीबी हो जाती है। सवाल ने ये पूछा है, अच्छा कई लोग क्या जवाब लिख रहे हैं कि टीबी की वजह से अस्थमा हो जाता है। ये कौन सी बीमारी करा रहे हो भाई? अस्थमा एक ब्रोंकोस्पाज्म की बीमारी है और टीबी एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है। याद रखना अस्थमा जो बीमारी है ना, अस्थमा ये एक ब्रोंकोस्पाज्म वाली बीमारी है, ब्रोंकोस्पाज्म। और ये एलर्जी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? एलर्जन की वजह से होती है। अस्थमा का टीबी या HIV से कोई संबंध नहीं है। ना तो टीबी वाले को अस्थमा होता है, ना HIV वाले को अस्थमा होता है। अस्थमा बीमारी जो है ये इसका क्या संबंध है टीबी से? जो टीबी एक बैक्टीरिया वाली बीमारी है। अच्छा, लेप्रोसी का टीबी से कोई संबंध नहीं है। ना तो टीबी वाले को लेप्रोसी होता है, ना लेप्रोसी वाले को टीबी होता है। बस साइमल्टेनियस ये है कि दोनों का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम है, पर एक का लेप्री है और एक का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है कि नहीं है? तो ये कोई संबंध नहीं है। और ये जो रूबियोला है दोस्तों, रूबियोला ये मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट है। टीबी मीजल्स वाले मरीजों को टीबी नहीं होती है। मीजल्स वाले मरीजों को निमोनिया हो सकता है, निमोनिया, डायरिया हो सकता है, निमोनिया डायरिया हो सकता है, पर मीजल्स वाले मरीजों को टीबी हो जाएगी ऐसा नहीं है। HIV वालों के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिस मरीज को HIV होता है वो प्रोग्रेस करता है जब HIV, और प्रोग्रेस HIV जो है उसको हम एड्स बोलते हैं। और जब HIV जो है वो एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस मरीज को टीबी होना लाजमी है। ये वो एक फैक्चुअल बात है। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी बनेगा। A, C और D तीनों ही गलत स्टेटमेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन, जवाब लिखे प्यारे दोस्तों, और सभी लोगों को जवाब लिखना है। हाँ, संगीता बिल्कुल सही लिखा है कि जिसको HIV हो जाता है उसको टीबी हो जाती है लगभग सर, बिल्कुल, क्योंकि टीबी एक HIV वाला एक जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। सभी लोग जवाब लिखे। विच ऑफ द डिजीज आर इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? हमारे इंडिया से कौन सा बीमारी जो है वो इरेडिकेट हो चुका है? यहाँ पे पहला है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, पोलियो और स्मॉल पॉक्स। तो ये अभी भी है, ये सार्स का ही तो रूप है। कोरोना, कोविड-19 है, ये सब प्रेजेंट है। इनका कहीं इरेडिकेशन नहीं हुआ है। सार्स क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। कोविड, कोरोना वायरस डिजीज, 2019, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना वायरस बीमारी 2019, कोविड-19, ये सभी अभी भी अवेलेबल है। तो ये तो इरेडिकेट नहीं हुए हैं। अगला लिखा हुआ है मीजल्स, याद रखना दोस्तों, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स। तो मीजल्स है ना, पॉजिटिव एजेंट है रूबियोला, अभी भी है मीजल्स, कहीं नहीं गया है। अभी भी बनते हैं कॉप्लिक स्पॉट, कहीं नहीं गया है। अभी भी स्किन के ऊपर बनते हैं रैसेज, कभी भी नहीं गया है। तो मीजल्स अभी भी रूबियोला वायरस से होता है, अभी भी कॉप्लिक स्पॉट बनते हैं, अभी भी स्किन पे रैसेज बनते हैं। एक लिखा हुआ लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स। तो प्यारे दोस्तों ये जो लेप्रेसी है इसका भी इरेडिकेशन अभी नहीं हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में ही जो जो बीमारी लिखी है
इनमें से इन बीमारियों का इरेडिकेशन अभी नहीं हुआ है। तो इरेडिकेशन वाला बीमारी कौन सा है सर? अच्छा, इरेडिकेशन का मतलब आप समझे प्यारे दोस्तों। एक तो मैंने क्या बोला था, एक तो मैंने बोला था कि एक होता है आपका कंट्रोल, एक तो क्या होता है कंट्रोल, एक क्या होता है जो है आपका जो है मतलब कोई बीमारी हुई और बीमारी को आपने पहले तो कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद में उसका पॉजिटिव एजेंट तो है, लेकिन कोई बीमारी के नए मरीज नहीं आ रहे हैं, पुराने मरीज भी है, तब तो कंट्रोल है। बीमारी के नए मरीज आ रहे हैं ना पुराने हैं, और बीमारी का पॉजिटिव एजेंट है, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेट। क्या बोला? एलिमिनेट। और एक होता है बीमारी का मूल से ही खत्म कर दिया, इरेडिकेशन। तीन वर्ड होते हैं, पहले बीमारी होती है कंट्रोल, फिर बीमारी होती है एलिमिनेट, फिर बीमारी होती है इरेडिकेट। आपने सुने होंगे तीन प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम, एलिमिनेशन प्रोग्राम, इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो हर एक बीमारी का पहले बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, फिर बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए काम किया जाता है, फिर बीमारी को इरेडिकेट करने का काम किया जाता है। ये ऐसे तीन अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलते हैं। इरेडिकेशन वर्ड का मतलब होता है समूल, मूल से ही हट गई, जो रूट से ही हमने उसको खत्म कर दिया, ऐसा हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उन्मूलन की बात करें, उन्मूलन की, तो उन्मूलन के अंदर स्मॉल पॉक्स, गुनिया वर्म, पोलियो एंड यॉव्स, ये जो चार बीमारी है, स्मॉल पॉक्स, गुनिया वर्म, पोलियो एंड याउस जो है, इनका इरेडिकेशन हो चुका है, ये जड़ से खत्म हो चुके हैं। इरेडिकेशन वर्ड का मतलब होता है समूल नष्ट हो जाना, जड़ से खत्म हो जाना। याद रखना प्यारे दोस्तों, ये जो इरेडिकेशन है ये कंप्लीट इरेडिकेशन हो चुका है। और किसका हो चुका है? किसका हो चुका है? इन सभी चार बीमारियों का। याद रह जाएगा। आज बहुत ठंडी है, ठंडी तो है पर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अरे प्यारे दोस्तों, एक मेरी सिंपल सी बात सुनो कि ठंड से ही अगर डरेंगे हम, तो हम सीएचओ को कैसे डराएंगे? अरे आप शेर है, शेर, और शेर को ठंड वंड नहीं लगती है, वो तो ठंड को खा जाता है। तो आप ठंड को खाने की कोशिश करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ और एक बार जोर से बोलो आई एम दी बेस्ट। क्या बोलो प्यारे दोस्तों? आई एम दी बेस्ट। अगर आप अपने आप को बेस्ट कहने की हिम्मत ले आए ना, तो ये ठंड वंड जो है आपके आसपास भी नहीं पटकेगी। इसलिए अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट रखा करो, है ना। ऐसे बूढ़ों की तरह मत करो, युवा हो, अंदर आपके अंदर युवा है, जुनून है, जोश है। आज इस उम्र में अगर आप बूढ़ों की तरह करेंगे तो बुढ़ापे में क्या करेंगे? आज आपके रिफ्लेक्सेस दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रिफ्लेक्सेस है। अपने आप पे विश्वास करो कि आपसे बेस्ट अभी कोई नहीं है इस दुनिया में। एक छोटा बच्चा आपसे छोटा है और एक बूढ़ा आदमी आपसे बूढ़ा है। जवान से जवान कोई नहीं हो सकता। न तो छोटा बच्चा आपसे बड़ा हो सकता है, न आपसे बूढ़ा आदमी आप जैसा हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे डिप्रेशन वाली फीलिंग में मत रहो। हिंदुस्तान के युवा हो, अपने आप को जोश में रखो, हमेशा अपने आप को दुनिया से आगे रखो। और जिनको थोड़ा बहुत जोश या जुनून कम होना, वो तुरंत अगरबत्ती लगा दो। अगरबत्ती मतलब प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अरे वो कौन सी बात है जो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से रोक सकती है कि नहीं है? तो बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि ये जो है टाइम घबराने का नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी है, स्मॉल पॉक्स, गुनिया वर्म, पोलियो और यॉव्स। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा। अगले क्वेश्चन से पहले प्यारे दोस्तों एक छोटी इंफॉर्मेशन है। सबसे अनुभवी और स्थायी शिक्षकों की टीम से जुड़ने का सुनहरा अवसर, एक आखिरी अवसर, कंप्लीट न्यू सिलेबस के ऊपर सीएचओ का कोर्स। यहाँ पे ऑफलाइन बैचेज अवेलेबल है सीएचओ के उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। आप ऑफलाइन जुड़ सकते हो हमारे साथ में, ऑनलाइन जुड़ सकते हो लाइव फ्रॉम क्लासरूम। और अभी थोड़े दिनों बाद में एक नया धमाका करने वाले हैं सीएचओ को लेके। आप इंतजार करिएगा और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम सीएचओ को लेके कितना बड़ा धमाका कर सकते हैं। ये धमाका थोड़े ही दिनों बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ। बस नए साल के ऊपर एक नया धमाका, और आप लोग बस पूरे जोश और उत्साह के साथ में तैयार रहना, क्योंकि हम फिर बता रहे हैं कि हम वो है जो विद्यार्थी हितों में ही काम करते आए हैं। तो आप पूरे तरीके से तैयार रहना। ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज लाइव फ्रॉम क्लासरूम,
और नए साल, अगर नया साल आए और उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज आपको कुछ धमाकेदार चीज़ें ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस नया साल के ऊपर आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ नया लेके आने वाले हैं इस CHO एग्जाम में सफलता को श्योर करने के लिए। अगले क्वेश्चन के साथ में सवाल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है प्यारे दोस्तों। व्हेन इंडिया वाज डिक्लेयर पोलियो फ्री, अरे भारत को पोलियो फ्री कब बनाया गया? हमने अभी कुछ बीमारियों को हटा दिया, तो ये इंडिया को पोलियो फ्री कब बनाया गया? 27 मार्च, नॉट येट डिक्लेयर 27 मार्च 2020 और 27 मार्च 2014। तो याद रखना इंडिया जो है वो 2014 में ही पोलियो फ्री हो गया था। ये 2020 और 19 तो कोरोना में ही चले गए थे, तब तो हम पोलियो के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, है कि नहीं है? तो 2014 में ही हमने क्या कर दिया, इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था 27 मार्च 2014। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है, ऊपर वाले तीनों ही गलत जवाब है। 27 मार्च 2014 इंडिया को हमने पोलियो फ्री कर दिया प्यारे दोस्तों। अगला सवाल है, नोटिफाइबल डिजीज एज पर WHO अंडर IHRR, WHO के द्वारा IHR के अंडर में कौन कौन सी बीमारी जो है वो नोटिफाई हुई है? तो यहाँ पे पहला है प्लेग, दूसरा है योज, तीसरा है इन्फ्लुएंजा और चौथा है कोलेरा। नोटिफाइबल डिजीज एज पर WHO अंडर IHR कौन सी है प्यारे दोस्तों? सभी लोगों को जवाब लिखना है। पहला लिखा है प्लेग, योज, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, प्लेग, येलो फीवर, पोलियो, टिटनस, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस, कोलेरो, पोलिया, इन्फ्लुएंजा। चार अलग अलग बातें यहाँ पे लिखी हुई है, याद रखना। अगर हम नोटिफाइबल बीमारी की बात करें, नोटिफाइबल बीमारी जो WHO ने अंडर IHR नोटिफाई किया है, नोटिफाइबल बीमारी, तो उसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है कोलेरा का, सबसे बड़ा नाम है प्लेग का। ये वो बीमारी है जो नोटिफाइबल है, ये जो बीमारी है उनको गंभीरता से लिया गया है। एक हो गया आपका कोलेरा, एक हो गया आपका प्लेग और एक हो गया आपका येलो फीवर। कोलेरा, प्लेग, ये कोलेरा को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, फादर, याद रखना दोस्तों, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जो होता है उसका फादर किसको बोलते हैं? कोलेरा को। ये कोई आदमी नहीं है, ध्यान रखना, ये एक बीमारी है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से जानते हैं कोलेरा। विब्रियो कोलेरी इसका पॉजिटिव एजेंट आपको पता होना चाहिए। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? विब्रियो कोलेरी। और ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंदर राइस वाटर स्टूल, क्या बताया हमने? राइस वाटर स्टूल कौन सी बीमारी में होता है? कोलेरा में, है ना। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी को हम फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। अगला है INAP, बड़ा इंटरेस्टिंग है प्यारे दोस्तों। INAP जो है, इस INAP का फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। INAP जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? INAP को हम किस नाम से जानते हैं? सभी लोग जवाब लिखेंगे। INAP का फुल फॉर्म पहला लिखा है यहाँ पे, इंडिया नर्सेज एंड पब्लिक इनिशियल, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, इंडिया नर्सेज एंड पीडियाट्रिशियन और इंडिया न्यू एसोसिएशन विद पब्लिक। INAP, सभी लोग जवाब लिखे भाई, जितने भी हमारे रसगुल्ले हैं तमाम लोगों को जवाब लिखना है। अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करना है जवाब के साथ में, क्योंकि देखो आप जब जवाब देते हैं और फिर जवाब सही या गलत होता है तो भी आप सीखते हैं, और सही होता है तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पे INAP जो होता है इसका फुल फॉर्म है इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। याद रखना, INAP स्टैंड फॉर इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। इंडिया नर्सेज नहीं है बिल्कुल भी,
एन का मतलब यहाँ बिल्कुल नर्सेज नहीं है, और इंडिया न्यू एसोसिएशन कुछ भी नहीं है, तो इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान INAP। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष। जी हाँ दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष कौन से साल में लॉन्च हुआ था? वैसे हम सभी को पता है कि मिशन इंद्रधनुष का लॉन्चिंग जो है वो 2004 या 19 में तो नहीं हुआ है। मिशन इंद्रधनुष इतना पुराना नहीं है और इतना लेटेस्ट भी नहीं है। मिशन इंद्रधनुष 2004 या 19 तो बिल्कुल भी नहीं है। मिशन इंद्रधनुष जो होता है वो एक प्रोग्राम है जो कि इम्यूनाइजेशन के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए? वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के लिए। इसका जो मेन पर्पस था वो इम्यूनाइजेशन बोलो या वैक्सीनेशन बोलो, है ना, सभी बच्चों को इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष बोलते हैं जिसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर, और 7 कलर यहाँ पे 7 किलर डिजीज है। इंद्रधनुष जो होता है इसमें 7 कलर होता है, और यहाँ पे जिंदगी में 7 कलर आएंगे जब 7 किलर डिजीज जो है उनका खात्मा किया जाएगा। और 7 किलर डिजीज कौन कौन सी थी प्यारे दोस्तों? यहाँ पे एक बीमारी थी पोलियो, और एक बीमारी थी टीबी, एक बीमारी थी डिप्थीरिया, एक थी पर्टुसिस, एक थी टिटनस। प्यारे दोस्तों, एक बीमारी का नाम था मीजल्स, और एक बीमारी का नाम था हेपेटाइटिस बी। बीमारी 1 2 3 4 5 6 7। एक बीमारी है पोलियो, एक हो गई टीबी, एक डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, एक मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। इनको 7 किलर डिजीज कहते हैं। और ये जो 7 जानलेवा बीमारियां हैं, इन बीमारियों को खत्म करने के लिए हमने वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया, मिस्टर इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष जो है वो मार्च में शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी चल रहा है जो है आपका दिसंबर, और मिशन इंद्रधनुष भी दिसंबर में ही लॉन्च हुआ था, है कि नहीं है? तो अभी जो महीना चल रहा है ना प्यारे दोस्तों, इसी महीने में ये लॉन्च हुआ था मिशन इंद्रधनुष 7 किलर डिजीज। और इसके लॉन्च होने का जो समय था वो भी 25 दिसंबर था, जो अभी अभी गया है, याद रखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है प्यारे दोस्तों डी है। मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में शुरू हुआ। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, और 7 किलर डिजीज जो है उनके लिए इस इंद्रधनुष मिशन को स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? आसान है, याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम NNCDPCP। नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं? कैंसर है, लेप्रेसी, डायबिटीज और टीबी, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर एंड डायबिटीज, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस। RN याद रखना दोस्तों, NNCDPCP नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए स्टार्ट किया गया था, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे दो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, दो बीमारियों को, ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ दो ऑप्शन को, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो ये था ही नहीं, मतलब टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, और हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल की तो टीबी तो नहीं हो सकती। मतलब अगर आपको बीमारियों के बारे में पता ना हो तो आप कैसे सवाल को सही कर सकते हो? ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात होती है कि भाई टीबी कैसे हो सकती है, क्योंकि टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। अब है कि कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर और डायबिटीज, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर और स्ट्रोक। तो अगर हम इन बीमारियों की बात करें प्यारे दोस्तों, कैंसर, टीबी तो हट गया है, अब इन बीमारियों की हम बात करें तो इन दोनों तरह के बीमारियों में, जैसे एक में बोला है कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर एंड डायबिटीज, और एक में बोला है कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक, है ना। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 3 बीमारी तो कॉमन है, इसमें भी कैंसर है, इसमें भी है, इसमें भी डायबिटीज है, इसमें भी है, और इसमें भी कार्डियोवास्कुलर है, इसमें भी है। फर्क क्या है? इसमें लिखा हुआ है हाइपरटेंशन और इसमें लिखा हुआ है स्ट्रोक। तो याद रखना, इन दोनों बीमारियों में हम बात करें तो हाइपरटेंशन एक प्रेशर वाली बीमारी है, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में काउंट नहीं होती है, ये तो लाइफस्टाइल के साथ की बीमारी है।
तो इस प्रोग्राम में हाइपरटेंशन को इंक्लूड नहीं किया गया, ध्यान रखना। इसलिए बी जितने भी लोग जवाब लिख रहे हैं वो गलत है। स्ट्रोक को इंक्लूड किया गया है, कैंसर को इंक्लूड किया गया है, डायबिटीज़ को इंक्लूड किया गया है और कार्डियक डिजीज़ को। तो याद रखना ये जो 4 बीमारी है, एक बीमारी है आपकी कैंसर, याद रखना, एक तो है कैंसर, एक बीमारी है स्ट्रोक जिसमें पैरालिसिस होता है बॉडी के एक साइड में, स्ट्रोक्स, एक बीमारी है डायबिटीज़ और एक बीमारी है कार्डियोवैस्कुलर। जब मैं कार्डियोवैस्कुलर बीमारी की बात करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो इस कार्डियोवैस्कुलर बीमारी में हाइपरटेंशन अपना आप इंक्लूड है। मतलब हार्ट की जो बीमारियाँ होती है ना उसमें सब बीमारी आ गई, हाइपरटेंशन है, एंजाइना है, एमाइन, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल है। तो फिर हाइपरटेंशन को हम अलग से नाम भी नहीं देते, ध्यान रखना। तो ये बीमारी कैंसर है, ये बीमारी स्ट्रोक जो ब्रेन की बीमारी है इसको सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, सीवीए। डायबिटीज़ हाइपरग्लाइसीमिया की बीमारी है और कार्डियोवैस्कुलर में सब बीमारी आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाता है, एमआई आ जाता है, एंजाइना आ जाता है, ये सब बीमारी इसमें आ जाती है, याद रखना। हाँ, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर, इनको हम नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ये भी गलत हो गया, ये गलत है और ये गलत है, ध्यान रखना, याद रह जाएगा। हाँ, डायबिटीज़ लाइफस्टाइल की बीमारी है, तो वो भी डायबिटीज़ जो है लाइफस्टाइल की है, पर डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना। और कार्डियोवैस्कुलर में हाइपरटेंशन इनबिल्ट है, ये ध्यान रखो आप। अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर की बात करूँ, यहाँ देखो कार्डियोवैस्कुलर भी है और हाइपरटेंशन भी है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा तो कार्डियोवैस्कुलर में हाइपरटेंशन आ ही गया, और स्ट्रोक को क्यों नहीं बोलूँगा मैं, स्ट्रोक भी तो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ऐसा। तो वो बीमारी, मतलब वैसे हाइपरटेंशन से बहुत कुछ हो सकता है, हाइपरटेंशन वाले को स्ट्रोक भी हो सकता है, हाइपरटेंशन वाले को हार्ट अटैक भी आ सकता है, पर ये कार्डियक बीमारी में खुद ही आ गई है पहले से। समझ में आया कि नहीं आया, या अभी भी कंफ्यूज ही है? आ गया ना, समझ में आया ना, हाइपरटेंशन क्यों नहीं है और सी आंसर क्यों है। चलो आ गया, बढ़िया है ना, आना जरूरी है। हाँ, हाइपरटेंशन भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही है पिंकू, नॉन कम्युनिकेबल है। हाँ, हाइपरटेंशन से स्ट्रोक भी होता है, पर हाइपरटेंशन खुद एक कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है। समझ में आया क्या? इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई बताओ, जिसको है अभी और समझा देते हैं। क्लियर है? वाह, क्लियर है भाई, क्लियर है तो आगे चलो। अब अगला सवाल है, कुत्ता कटवाते हैं थोड़ा। इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, थोड़ा थोड़ा आया है, हाँ पूरा भी आ जाएगा, चिंता ही मत करो तुम। है सभी लोग जवाब लिखिएगा। नया आंकड़ा लग गया, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। लेकिन जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, एकदम पूरे जोश और उत्साह के साथ में, याद रखना अगरबत्ती जो है आपको सफल बनाएगी। आप अभी विश्वास नहीं करोगे लेकिन बाद में करोगे। तो बिल्कुल सभी लोग जवाब लिखे अपने अपने तरीके से। हमने यहाँ पे लिखा है कि इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट, सूचर द बिग वुंड, कवर विद ड्रेसिंग। अगला लिखा हुआ है, हाँ अगला लिखा हुआ है, वॉश विद सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स, अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हाँ, एक क्यों दो बात पूछ लो भाई, जो पूछना है वो पूछ लो। यॉव्स बीमारी, यॉव्स डिजीज में मीन्स कौन सी डिजीज होती है? यॉव्स डिजीज मतलब यॉव्स की बीमारी होती है कि नहीं है? पढ़ेंगे आगे, बीमारियों को भी पढ़ेंगे, है ना। ये सब डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे, है ना। यॉव्स बीमारी मतलब कौन सी बीमारी, ये क्या होता है ना। इसका मतलब थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है बिल्कुल भी। थ्योरी को मजबूत करो प्यारे दोस्तों, और अगर आपकी थ्योरी मजबूत नहीं है तो आप उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं आज ही। हर एक थ्योरी को कंप्लीट डिटेल के साथ में पढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखो, जब हम डॉग बाइट की बात करते हैं, डॉग बाइट की, और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सूचर बिग वुंड, कवर विद ड्रेसिंग
वॉश विथ सोप एंड वाटर, तो याद रखना डॉग बाइट वाली साइट पे ना तो आप उसको कवर करना है प्यारे दोस्तों, ना आपको सूचर करना है, और ना आपको कोई ये एंटीबायोटिक वगैरह लगानी है। आपको क्या करना है, पहले उस वुंड को बहते हुए पानी में साबुन से उसको धोना है, और एटलीस्ट 10 मिनट्स तक तो आपको लगातार उसको वॉश करना है। 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट आपको उसको वॉश करते रहना हुआ है बहते पानी में, और साबुन पानी से घाव को अच्छे तरीके से धोना है। डॉग बाइट जो होता है उसके अंदर रेबीज के होने की पूरी रिस्क रहती है। रेबीज वायरस, रैबिडो वायरस जिसको कहते हैं, रेबीज वायरस जो होता है इसके होने की रिस्क रहती है। ये जो रेबीज वायरस होता है, रैबिडो वायरस, इसमें नेगरी बॉडीज, याद रखना ये वायरस जो होता है ये बुलेट शेप का होता है। ये रसगुल्लों को बहुत ज़बरदस्त याद रहता है, बुलेट शेप का, है ना। रैबिडो वायरस बुलेट शेप का होता है रेबीज में। और ये जो रैबिडो वायरस है, रेबीज वाला वायरस, रैबिडो वायरस, या इसी को लासा वायरस भी कहते हैं, लासा वायरस, ये बुलेट शेप का होता है। ये रेबीज हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर यहाँ पे लगता है मरीज को, रेबीज वाले को, इसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। रैबिडो वायरस या लासा वायरस इसको कहते हैं। और ये जो रेबीज होता है ये डॉग बाइट से होने वाली बीमारी जो है इसमें हाइड्रोफोबिया डेवलप होता है। इस रेबीज वाली बीमारी के अंदर हमने आपको बताया कि नेगरी बॉडीज बनती है, और जो भी कुत्ता आपको काटे हैं उसको 10 दिन तक ऑब्जर्व करना होता है। इसमें बनती है नेगरी बॉडीज, नेगरी बॉडीज। और जो भी डॉग ने बाइट किया है उस डॉग को 10 डेज तक ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि उस डॉग के अंदर कोई उसकी मृत्यु तो नहीं हुई है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको रेबीज था, तो आपको प्रॉब्लम होने की रिस्क है। एज ए प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन भी किया जाता है रेबीज का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है क्या है, सी है, साबुन और पानी से इसको धो देना होता है। अगला लिखा हुआ है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग। अगर कोई मरीज में चोकिंग हो जाए, हाँ हाँ 10 डेज तक ऑब्जर्व करते हैं। याद रखो यहाँ पे हमने क्या बताया, चोकिंग की बात करें, चोकिंग की फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पूछा है चोकिंग के लिए, क्या रहेगा बताइए दोस्तों जल्दी। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग, पहला लिखा हुआ है कॉल फॉर एम्बुलेंस, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विद योर फिंगर, फर्स्ट गिव समथिंग टू ड्रिंक, और गिव फर्स्ट शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। चोकिंग, चोकिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ गले में जाती है तो दो चीज़ें होती है, या तो हम उस चीज़ को स्वेलो कर लेते हैं, मेरे गले में अगर कोई चीज़ जाती है तो या तो मैं उसको स्वेलो कर देता हूँ या मैं बाहर गैग कर देता हूँ, है ना। कोई भी चीज़ जो गले में रहती है वो गले में नहीं रहती है ना, थ्रोट में नहीं रहती है। अगर कोई चीज़ थ्रोट में चली जाए तो या तो मैं उसको क्या कर दूंगा, गैग कर दूंगा, या मैं उसको क्या कर दूंगा, स्वेलो कर दूंगा, ये दो चीज़ें रहेगी। लेकिन जो गले वाली चीज़ गले में ही रह जाए, स्टे कर जाए, तो वो क्या हो जाएगा इंडिविजुअल, वो चौक हो जाएगा, चौक। चौक हमेशा गले में होता है। गले की चीज़ जब गले में ही रह जाती है तो कोई भी इंडिविजुअल चौक हो जाता है। या तो मुझे उसको गैग करके बाहर निकाल देना है या स्वेलो करके अंदर भेज देना होता है। जब वो गले में रह जाती है तो मरीज चौक होता है, और चौक वाले मरीज में सांस जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, ब्रीदिंग जो होता है, वो वहीं पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, होल्ड हो जाता है। इसको चोकिंग कहते हैं। तो इसका पहला इलाज क्या है, पहला इलाज यही है प्यारे दोस्तों कि एक एडल्ट के अंदर हम एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, जिसको हेल्मिंच मैनवर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आदमी चौक हो गया है उसके यहाँ पे अपन एक हाथ रखते हैं अपना, और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं, और अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ ऐसे थ्रस्ट देते हैं, है ना, इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर, ऐसे बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो वहाँ पे हम एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, इनवर्ड एंड अपवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं प्यारे दोस्तों, थ्रस्ट। और ये जो अंदर और ऊपर एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, इससे वो जो चोकिंग वाला मामला है वो बाहर आ जाता है। इसको हेल्मिंच मैनवर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्मिंच मैनवर, हेल्मिंच
मैनवर कहते हैं, मैनवर, मैनवर। ऐसा एडल्ट में करते हैं। अगर बच्चा हो बच्चा, तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को उल्टा लटकाते हैं, उल्टा, है ना। जो बच्चा होता है उस बच्चे को उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद में इस बच्चे के अंदर बैक साइड के अंदर ऐसे ब्लो देते हैं, ब्लो, है ना। मान लो ये बच्चा है और इस बच्चे को हमने उल्टा लटकाना है। उल्टा लटका के इसके बैक साइड में जो ये है 5 शार्प बैक ब्लो देते हैं। और इसमें क्या देते हैं, अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर, ऐसे बैक ब्लोज दिए जाते हैं। जब हम 5 शार्प बैक ब्लोज देंगे शोल्डर ब्लेड पे, तो जो यहाँ पे अटका हुआ है कुछ, वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये बैक ब्लोज दिया जाता है बच्चे में। एडल्ट में दिया जाता है हेलमिंच मैनवर, बच्चों में देते हैं बैक ब्लोज। और ये नंबर में 5 होते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पीने के लिए कुछ नहीं देना है। अगर किसी के गले में कुछ अटका हुआ है तो पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है। अगर किसी के गले में कुछ अटका हुआ है तो ऑब्जेक्ट को फिंगर से हटाने की कोशिश नहीं करनी है कि गले में अंगुली डाल के हटा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप गले में अंगुली डालोगे ये और आगे चला जाएगा। तो अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो गले में आपको कुछ भी नहीं डालना है, याद रखना। और एम्बुलेंस को बुलाएंगे, ये पहला प्रायोरिटी नहीं होता है। पहला प्रायोरिटी है कि आपको क्या करना है, उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए बैक ब्लोज देने हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो डी करेक्ट है, ए बी और सी तीनों ही गलत है। बैक ब्लोज इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। बैक ब्लोज यहाँ पे देना है, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्यारा दोस्तों, द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इज। कार्डियक कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का रेशियो बताना है। बड़ा इंटरेस्टिंग। 2 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं। पहला लिखा है 60:6, अगला लिखा है 12:3, अगला लिखा है 30:2, अगला लिखा है 15:2। सभी लोग जवाब लिखे। यहाँ पे हमने कार्डियक कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का रेशियो पूछा है और 2 इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, 30:2 और 15:2। सीपीआर, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो, 2 रेशियो यहाँ पे पूछा है। एक रेशियो है प्यारा दोस्तों कंप्रेशन जो हम देते हैं उसका संबंध वेंटिलेशन से। आपको कंप्रेशन और वेंटिलेशन के बीच का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो जब हम एडल्ट के अंदर पढ़ते हैं, किसके अंदर पढ़ते हैं, एक एडल्ट के अंदर जब हम कंप्रेशन और वेंटिलेशन के रेशियो को पढ़ते हैं और एक नियोनेट के अंदर जब हम कंप्रेशन और वेंटिलेशन के रेशियो को पढ़ते हैं तो उसमें फ़र्क होता है। ध्यान रखना, जब हम एडल्ट की बात करेंगे कंप्रेशन और वेंटिलेशन के रेशियो की, तो कंप्रेशन एक एडल्ट में दिया जाता है 30:2 और चिल्ड्रन के अंदर, याद रखना, एडल्ट में किसी मान लो एडल्ट की मैं बात करूं, एडल्ट की, एडल्ट के अंदर 30:2 होता है। आइदर आपका वहाँ पे सिंगल रेस्क्यूअर हो या वहाँ पे डबल रेस्क्यूअर हो। मतलब अगर बचाने वाला एक आदमी हो या बचाने वाले 2 आदमी हो, सिंगल और डबल रेस्क्यूअर, एडल्ट में हम क्या देंगे, 30 कंप्रेशन देंगे, 2 वेंटिलेशन देंगे। आइदर आपका सिंगल रेस्क्यूअर है या आपका डबल रेस्क्यूअर है, 30:2। अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर, तो प्यारे दोस्तों चिल्ड्रन के अंदर और एक इन्फेंट एज के अंदर, याद रखना इन्फेंट एज, चिल्ड्रन और इन्फेंट। सर चिल्ड्रन का क्या मतलब है और इन्फेंट का क्या मतलब है? इन्फेंट एज तो बोला जाता है, ध्यान रखना, रुकना, इन्फेंट एज तो बोला जाता है 0 से 1 साल तक की उम्र, ये इन्फेंट कहलाएगा। और मैं चिल्ड्रन बोलूं अगर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन एज याद रखना प्यारे दोस्तों 1 साल से लेके 8 साल तक। और अगर मैं एडल्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं 8 साल के बाद वाले की बात कर रहा हूँ। आप कहोगे सर ये 9 साल वाला एडल्ट कैसे हो गया? सीपीआर के अंदर 9 साल वाले को एडल्ट मानते हैं। आपको एज पता होनी चाहिए। जब मैं सीपीआर की बात करता हूँ तो यहाँ पे इन्फेंट किसको बोलते हैं? 0 से 1 साल वाले को। चिल्ड्रन किसको बोलते हैं? 1 से 8 साल वाले को। और एडल्ट किसको बोलते हैं?
जिसकी उम्र 8 साल से ज़्यादा हो गई है। मैंने बोला अगर 8 साल से ज़्यादा वाले को आप सीपीआर दे रहे हो तो आपका रेशियो होना चाहिए 30:2। भले ही आप बचाने वाले अकेले हो जिसको सिंगल रेस्क्यूअर कहते हैं, या बचाने वाले 2 लोग हो डबल रेस्क्यूअर कहते हैं। अब अगर आपको ये पूछे कि चिल्ड्रन में बता दो या इन्फेंट में बता दो, तो यहाँ पे क्या होता है कि 30:2 चलेगा दोनों में ही जब सिंगल रेस्क्यूअर हो। लेकिन जब 2 लोग हैं तो 15:2 काम में लेते हैं जब डबल रेस्क्यूअर हो। ध्यान रखना, 2 लोग हैं तो 15:2, एक ही आदमी है बचाने वाला तो 30:2। और अगर मैं एडल्ट में बात करूं तो दोनों में ही 30:2 होता है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। दोनों बातें समझ में आ गई अलग अलग कि अगर एडल्ट में पूछा जाए तो क्या करना है और चिल्ड्रन या इन्फेंट में पूछा जाए तो क्या करना है। अगर सिंगल रेस्क्यूअर हो तो करेंगे 30:2, डबल हो तो 15:2। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो इन्फेंट एज वाली सबसे छोटी अवस्था जिसको नियोनेट या न्यूबॉर्न कहते हैं इसमें है, इसमें रहता है 3:1। क्या रहेगा 3:1। अगर बच्चा यहाँ पे है इसमें रहेगा 3:1। तो ये दोनों तो गलत हो गए। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, रेशियो पूछ लिया सीधा, कुछ मेंशन नहीं है। जब सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो भी आपको क्या करना है 30:2 ही करना है। जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एडल्ट का ही मानते हैं। ध्यान रखना, जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एडल्ट का ही मानते हैं और एडल्ट में 30:2 ही होता है। ध्यान रखना। और अगर न्यूबॉर्न का दिया जाए तो 3:1 होता है। अगर सिंगल और डबल का कोई कंसेप्ट दिया हो चिल्ड्रन और इन्फेंट को लेके तो आपको 32 और 15:2 के लिए जाना है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो 32 जिंदाबाद है, वही आपको जवाब लिखना है 30:2। क्लियर है, आसान है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड रिएक्शन। एक मरीज को ब्लड रिएक्शन हो गई, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना शुरू किया और मरीज को ब्लड से क्या हो गई रिएक्शन हो गई। जब मरीज को ब्लड रिएक्शन हो गई प्यारा दोस्तों, तो आपका इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होने वाला है। इन्फॉर्म द फिजिशियन, मॉनिटर वाइटल साइन, इन्फॉर्म ब्लड बैंक, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन। एक मरीज को आप ब्लड लगा रहे थे और मरीज को अचानक से ब्लड के ट्रांसफ्यूजन करते करते रिएक्शन हो गया, तो आप एज ए नर्स सबसे पहले क्या करेंगे। सर हम तो सबसे पहले अगरबत्ती लगाएंगे, लाइक बटन को प्रेस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये बात तो बढ़िया है, विश्वास तो होना ही चाहिए खुद के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ब्लड को बंद करना है, जिससे रिएक्शन हो रही है पहले उसको बंद कर दो। तो यहाँ पे पहला काम कर दो कि आप ब्लड को क्या कर दो स्टॉप कर दो। और उसके बाद में आप क्या करो, मरीज के स्टेबिलिटी को चेक करो, वाइटल साइन को मॉनिटर करो और आईवी लाइन को पेटेंट रखने के लिए नॉर्मल सेलाइन, याद रखो नॉर्मल सेलाइन जो होता है 0.9% वो यहाँ पे चला दो, जिससे आईवी लाइन जो है वो आपकी क्या रह जाएगी पेटेंट रह जाएगी। इतना ही नहीं प्यारा दोस्तों, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दो। किसको इन्फॉर्म कर दो, फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दो। और उसने जो भी लिखा है ना, एंटी हिस्टामिन एजेंट, एंटी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एंटी एलर्जिक जो एजेंट लिखा है, स्टेरॉइड जो लिखा है, उसने जो भी प्रिस्क्राइब किया है वो भी मरीज को एडमिनिस्टर कर दो। लेकिन पहला काम है ट्रांसफ्यूजन को रोक दो। हाथों हाथ किसको रोक दो, ट्रांसफ्यूजन को रोक दो, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। और फिर आपको वाइटल साइन को क्या करना है मॉनिटर करना है। ये काम सबसे पहले करना है आपको। जब भी किसी मरीज को ब्लड चढ़ रहा है तो ये काम आपको सबसे पहले करना है कि आपको सबसे पहले ब्लड को चढ़ने से रोक देना है। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर फर्स्ट एक्शन। whenever there is a transfusion reaction you just stop immediately transfusion। अगला क्वेश्चन, हाँ एनएस स्टार्ट कर देना है, सही है। हाँ पूछो भाई पूछो, जिसका क्वेश्चन है वो पूछो। आपका कमेंट बॉक्स इतना फास्ट है तो कुछ कुछ चीजें दिखाई दे जाती है। कुछ लोग ऐसे परेशान हो रहे होंगे, सर हमारे तो पढ़ते ही नहीं है, कम हम सबका पढ़ते हैं, पर ये इतना स्पीड के साथ में है ना कि कुछ का हम पढ़ पाते हैं, कुछ का पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा कुछ लोग तो सिर्फ अता ही करते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है अता ही करनी है उनको, है कि नहीं है।
हालांकि हम चाहते तो 1 सेकंड में टैटू भी दबवा दे, मतलब ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो इंस्ट्रक्शन है कि ब्लॉक नहीं करना है ना, जिसको कहते हैं उसी का करना है ऐसा। क्योंकि फालतू में क्या है, 2 चीज़ें सुनोगे तो एग्जाम में कुछ करके आओगे, नहीं तो क्या करेंगे बताओ, है कि नहीं है। अगर आप विश्वास के साथ में पढ़ोगे थोड़ा अच्छा तो एग्जाम में कुछ करके आओगे, नहीं तो मामला बनेगा नहीं ऐसा। चलिए, तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन की हमने बात कर ली, और स्टोमक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, गैस्ट्रिक सिलाइक आर्टरी है, क्या होता है, अरे स्टोमक की आर्टरी को गैस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं, इतना क्यों कंफ्यूज होना है, वो तो मेन आर्टरी होती है, उसकी ये ब्रांच होती है। सिलाइक आर्टरी तो मेन आर्टरी है, उसकी गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच है। तो गैस्ट्रिक आर्टरी स्टोमक को ब्लड की सप्लाई करती है, तो आप तो गैस्ट्रिक आर्टरी याद रख लो। जब एग्जाम में आए कि स्टोमक को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, तो जवाब है गैस्ट्रिक आर्टरी। स्टोमक के लिए गैस्ट्रिक आर्टरी है, सिलाई की अलग अलग ब्रांच होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बोला कि जो CPR देने का अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो गाइडलाइन है ना, AHA जो है वो एक गाइडलाइन देता है CPR की। तो उस गाइडलाइन के अंदर आपको बताना है कि कौन सी चीज़ को आप फॉलो करोगे, गाइडलाइन को कैसे फॉलो करोगे। तो यहाँ पे पहला लिखा है एयरवे ब्रीदिंग और कंप्रेशन, ब्रीदिंग एयरवे कंप्रेशन, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, और डी कौन सा आंसर है। तो याद रखना CPR की गाइडलाइन जो है AHA ने दी है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद चेस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन से स्टार्ट करना होता है ऐसा उन्होंने बताया। फर्स्ट स्टार्ट विद कंप्रेशन, देन एयरवे, देन ब्रीदिंग। इसको CAB के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, CAB के नाम से। पहले हम क्या देते हैं, कंप्रेशन। याद रखना ABC नहीं है, जो A आंसर लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। जो नई गाइडलाइन है उसमें पहले क्या देना है आपको, पहले आपको कंप्रेशन देना है, फिर आपका एयरवे आएगा, और फिर आपको ब्रीदिंग देना है। इसको CAB गाइडलाइन कहते हैं, ABC गाइडलाइन नहीं है। एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन नहीं है, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग है, CAB बोलते हैं इसको। तो CAB यहाँ पे गाइडलाइन रहेगा। अगला, विच ऑफ दीज इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग के जो मेथड होते हैं उसमें कुछ मेथड होता है वो टेम्पररी होते हैं, कुछ मेथड होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो हमें दोनों में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्शन के टेम्पररी मेथड कौन कौन से होते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन के परमानेंट मेथड कौन कौन से हैं। ये जो सवाल आपको पूछा है ये परमानेंट मेथड के बारे में पूछा है। परमानेंट मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का पूछा है, वेजेक्टमी, ट्यूबल लाइगेशन एंड वेजेक्टमी, ट्यूबल लाइगेशन और MTIP। अब जब जल्दबाजी में जवाब देते ना तो ये जवाब गलत ही होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए जल्दबाजी में कभी जवाब नहीं देना होता है, हमेशा थोड़ा रुक के, थोड़ा धैर्य के साथ में सोच के जवाब देना होता है, तो जवाब सही होते हैं। एग्जाम में आपके ध्यान का कीमत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मुरारी शर्मा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना रसगुल्ले, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान की बहुत कीमत है। हमने परमानेंट मेथड पूछा है। परमानेंट मेथड में 2 आते हैं, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टमी और मेल के लिए वेजेक्टमी। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है वेजेक्टमी, ये मेल में करते हैं, लेकिन इससे अच्छा है ट्यूबल लाइगेशन और वेजेक्टमी, दोनों साथ में दिया हुआ है, मेल और फीमेल वाला। एक में सिर्फ ट्यूबल लाइगेशन है, ये सिर्फ फीमेल में, और MTP जो है वो भी टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का। पर परमानेंट मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का मेल और फीमेल में ट्यूबल लाइगेशन करते हैं, इसको ट्यूबेक्टमी कहते हैं, और मेल में वेजेक्टमी करते हैं। तो ये जो ट्यूबेक्टमी और दोनों लिखा हुआ है ना, जो दोनों लिख दिया तो ये अच्छा जवाब है। अगर आप ऑप्शन A करते हो तो फिर ऑप्शन B क्यों नहीं है, और ऑप्शन A करते हो तो फिर C क्यों नहीं है, और C करते हो तो B क्यों नहीं है। तो हमने बोला A और C दोनों ही B में आ रहे हैं, तो B ज़्यादा अच्छा आंसर हो गया। ट्यूबल लाइगेशन का मतलब होता है जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, उसको लाइगेट कर देना, है ना, ऐसे नॉड करके बांध देना, जिसको वापस खोल भी सकते हैं, पर ये भी एक परमानेंट मेथड ही है, तो इसको ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। तो एक तो फेलोपियन ट्यूब का इससे संबंधित ट्यूबल लाइगेशन, और एक हो गया वेजेक्टमी। तो वेजेक्टमी और ट्यूबल लाइगेशन दोनों ही मेथड है, और ये परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन के। जब भी आप फेलोपियन ट्यूब को और वेजेक्टमी को के साथ में कुछ ये करके फैमिली प्लानिंग करते हैं तो ये परमानेंट ही होते हैं। ये परमानेंट मेथड है फैमिली प्लानिंग के। अगला लिखा है प्यारे दोस्तों, विच वन इज ए नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग।
फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड कौन सा है? इनमें से कौन सा मेथड है जो फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड है? ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, बेसल बॉडी टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव, बेसल बॉडी टेम्परेचर एंड ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस। हमने यहाँ पे क्या बोला है? हमने यहाँ पे बोला है कि कौन सा मेथड फैमिली प्लानिंग का जो है नेचुरल मेथड है प्यारे दोस्तों, जिससे आप जो है फैमिली प्लानिंग जो है इसको इफेक्टिवली कैरिड आउट कर सकते हैं। सभी लोग जवाब लिखे। ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस इज ए जो है आपका ये एक फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड है। बेसल बॉडी टेम्परेचर ये भी फैमिली प्लानिंग का एक नेचुरल मेथड है। इसका मतलब ये दोनों ही है और ये है नहीं, और एक ऑप्शन है जिसमें दोनों ही लिखा हुआ है, देखो है ना। कई लोग बी आंसर लिख रहे हैं, कहीं ए लिख रहे हैं, कहीं डी लिख रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने ये बताया कि बेसल बॉडी टेम्परेचर BBBT क्या होता है? बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस जो है इससे हम पता कर सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग जो है मतलब आप कर सकते हो, नेचुरली फैमिली प्लानिंग कर सकते हो बेसल बॉडी टेम्परेचर को असेस करके। बॉडी का टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि ओवुलेशन कब हो रहा है ना, ओवुलेशन का समय कौन सा है, इस तरीके से। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर वो तो रहेगा ही रहेगा, और सर्वाइकल म्यूकस में कोई अगर चेंजेज आ रहा है उसको ट्रेस करके आप जो है नेचुरल मेथड काम में लेके फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए और बी ये दोनों ही डी में है, इसलिए दोनों गलत है। ये गलत नहीं है कि ये गलत क्यों है सर, क्योंकि दोनों एक साथ डी में है ना, तो आपको तो चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है तो जिसमें दोनों ही आ जाए, क्योंकि दोनों ही नेचुरल मेथड है। ये भी नेचुरल मेथड है और ये भी नेचुरल मेथड है, तो डी यहाँ पे करेक्ट है। हालांकि ये अच्छे मेथड नहीं माने जाते हैं क्योंकि फेलियर की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है और प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ये अच्छे मेथड नहीं होता है, लेकिन फिर भी होते हैं, है ना। तो ये होता है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर और ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, द कॉपर यूज इन कॉपर टी हैज़ द फॉलोइंग एक्शन। कॉपर टी काम में लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आजकल दो कॉपर टी बहुत फेमस है, 375 और 380A। दो मैंने बताया था, 375 ये 5 साल के लिए इफेक्टिव होती है, 5 साल के लिए, और एक मैंने बताया था 380A, और मैंने बताया था ये 10 साल के लिए इफेक्टिव है। मैंने बताया था 375 में कॉपर काम में लेते हैं, वो कॉपर सिर्फ यहाँ पे ही लगा होता है डंडे के ऊपर, और यहाँ पे तो सिर्फ ये ऐसे 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 5 इधर और 5 इधर ये बने होते हैं टुपके, है कि नहीं है। जबकि 380A में मैंने बताया था कि कॉपर 2 जगह पे यूज होता है, टी शेप में होती है, कॉपर यहाँ पे भी लगा होता है और कॉपर यहाँ पे भी लगा होता है, ऐसे 2 जगह पे, इधर वर्टिकल पे भी और हॉरिजॉन्टल पे भी, दोनों पे कॉपर लगा होता है। जबकि इसमें कॉपर सिर्फ एक ही डंडे पे लगा होता है, जो कि ये डंडा रहता है। तो 375 और 380A दोनों में कॉपर यूज करते हैं। ये जो कॉपर यूज किया जाता है, इस कॉपर का वहाँ पे क्या एक्शन है? स्पर्मिसाइडल, ब्लास्टोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। कॉपर क्या करेगा? तो इन कॉपर टी का बेसिक काम ये होता है कि कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को, एक सवाल बहुत फेमस है कि कॉपर टी अगर आप लगाते हैं तो कॉपर टी का बेसिक काम क्या है? कॉपर टी का बेसिक काम है दोस्तों कि कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को रोकती है, फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती है, फर्टिलाइजेशन को रोकेगी। और इसमें जो कॉपर है वो कॉपर स्पर्मिसाइडल होता है। कॉपर क्या होता है? स्पर्मिसाइडल होता है, ध्यान रखना। स्पर्मिसाइडल का मतलब होता है स्पर्म को किल करने वाला एजेंट। तो कॉपर हैव ए स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी, याद रखना। ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक है इसका मतलब है इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाता है। और बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरियल किलिंग, बैक्टीरियल किलिंग जो होती है वो बैक्टीरियोसाइडल कहलाता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाता है, और स्पर्म को किल कर देना कॉपर का काम होता है। तो कॉपर है स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी गलत है, याद रह जाएगा। और 380A और 75 याद रखना, ये 5 साल के लिए इफेक्टिव है,
प्यारे दोस्तों। और ये 380A जो है ना वो 10 साल के लिए इफेक्टिव है और इसमें दोनों में कॉपर यूज होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मोटी मोटी बातें फिर बता रहा हूँ मैं, फैमिली प्लानिंग की मोटी मोटी बातें याद रख लेना। तुम छोटी बातों में डूब मत जाना, ए रटे जा रहे हैं कॉपर क्या है न सरफेस एरिया न फला, अरे नहीं पूछेंगे रे लाले, जो पूछेंगे वो ये और तुम इसी में डापा चुकोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको पहले वो बातें पढ़नी है जो पूछी ही जाती है। अगर कोई गंभीर बात पूछ लेंगे ना तो सवाल को छोड़ देंगे, क्योंकि 100 के 100 करने के लिए थोड़ी आते हैं, 2-4 तो छोड़ेंगे ना। तो छोड़ने वाले, तुम बड़ी बड़ी बातें याद रख लेना। तुम लोगों ने अगर इसका भेड़िया करना शुरू किया ना तो खिचड़ी बन जाएगी एग्जाम में। हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें बड़ा बड़ा जरूर याद रखना है किसका क्या काम है। अब यही पता नहीं कि कॉपर टी का काम क्या है और रटे जा रहे हो उसमें कॉपर का स्क्वायर फीट क्या है। अरे छोड़ो ना तुम स्क्वायर फीट को, क्या काम का है तुम्हारे? कंपनी खोलनी है क्या कॉपर टी की, कि कॉपर कितना लपेटना है उसके ऊपर? आपको इसका काम पता होना चाहिए ना कि कॉपर टी अगर यूज कर रहे हैं तो कॉपर टी मेन काम क्या करती है। फोटोथेरेपी किसी बच्चे को लगाते हैं, मेन काम क्या करती है। और अगर अगरबत्ती लगा के लाइक बटन को प्रेस करके CHO का सेशन अटेंड करते हैं तो मेन काम क्या होगा, मेन काम याद रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि 8:15 बजे, कौन सी 8:15, शाम को 8:15 बजे दूसरा सेशन होगा। ध्यान रखना, शाम की 8:15 बजे, 8:15 पे शाम को 8:15 बजे दूसरा सेशन होगा। फिर बता रहे हम और फिर कहोगे बताया नहीं सर। और ये सेशन भी होने वाला है धमाकेदार, शाम को ठीक 8:15 बजे दूसरा सेशन। और यहाँ पे कॉपर टी का काम क्या है अगर आपको पूछे तो जवाब स्पर्मिसाइडल कर देना। क्या कर देना? स्पर्मिसाइडल कर देना। इस बात का जरूर जरूर याद रखना जो एग्जाम में पूछा जाएगा अगले क्वेश्चन के साथ में। ये सवाल क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, व्हाट आर सिम्टम ऑफ ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके क्या सिम्टम है। सभी लोगों को अपना जवाब लिखना है, सभी लोगों को सवाल को अच्छे से पढ़ना है और अपना बेहतरीन जवाब इस वीडियो के अंत में देना है ताकि आप जो है अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट कर सके। CHO का स्पेशल सेशन इसको देंगे यहीं पे विराम। आज शाम को ठीक 8:15 बजे, रात को 8:15 बजे फिर से मुलाकात होगी एक और शानदार सेशन के साथ में, करेंगे आगाज। और कल सुबह 6 बजे फिर से ये सेशन रहेगा और आप सभी लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ में सेशन से जुड़े, अपने आप को इनसे कॉन्फिडेंट करें, है कि नहीं है। और अपने आप को पूरा आगाज कराते हुए पूरा अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ में इस पूरे एग्जाम में रहे और एग्जाम को क्रैक करने की हिम्मत करें। आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। हमेशा याद रखें, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अपने संकल्प पे हमेशा काम करें, आपका संकल्प ही आपकी सफलता है। तो जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा ठीक शाम को 8:15 बजे एक नए सेशन के साथ में करेंगे आगाज। तमाम रसगुल्लों को इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में जरूर देना है अपने कमेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।